वो सिखा। कंट्रोल वर्किंग हम देखने जा रहे हैं। उसमें कंट्रोल सेटअप की बात हो रही है। डिविजनल हेडक्वार्टर जो होता है उसके वहाँ पर डीआरएम ऑफिस में हम कंट्रोल रूम बनाते हैं, जहाँ पर सभी सेक्शन के कंट्रोलर जो होते हैं वो अपने अपने सेक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसमें उनको हमें सुविधा देनी होती है कि वो अपने सेक्शन में उपस्थित स्टेशन मास्टरों से बातचीत कर पाएं, इस तरह से जैसे कि आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है। कुछ डिवीजनों में एरिया बड़ा होने से कंट्रोल रूम जो डीआरएम ऑफिस में बनाते हैं उसके अलावा भी सब एरिया कंट्रोल टाइप की चीज़ें भी होती हैं। जैसे आप अहमदाबाद में देखेंगे गांधीधाम में भी कंट्रोलर को बिठाला गया है। तो ऐसे लोकेशन जहाँ पर मालगाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है, जिसको कि हेडक्वार्टर में बैठा हुआ कंट्रोलर प्रॉपर तरीके से नहीं कंट्रोल कर सकता, तो वहाँ पर सब कंट्रोल बिठाल देते हैं, बना देते हैं। कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर का काम है कि उसको ट्रेन का जो मूवमेंट है उसको चलाते रहना है। वो ट्रेनें रुकनी नहीं चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए उसमें। और ट्रेन की जो वर्किंग है उसकी इकोनॉमी जो है उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और हमेशा उसको इस बात में लगा रहना चाहिए कि जो ट्रेन वर्किंग है वो इम्प्रूव हम करते जाएं, जिससे कि एफिशिएंसी हमारी बढ़ती जाए। कंट्रोल तो वैसे मैनुअल में अलग अलग तरह के बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 3 कंट्रोल बताए हैं कि ये 3 कंट्रोल हैं। पहला है ट्रेन कंट्रोल, जिसको हम चालू भाषा में सेक्शन कंट्रोल बोलते हैं। फिर दूसरा है डिप्टी कंट्रोल, तीसरा है पावर कंट्रोल। जब हम ट्रेन कंट्रोल या सेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसके काम क्या है। पहला काम है उसका पंक्चुअलिटी मेंटेन करना। तो जो उसके सेक्शन में ट्रेनें चल रही हैं, चाहे वो पैसेंजर ट्रेन हो या गुड्स ट्रेन हो, तो उनकी पंक्चुअलिटी उसको मेंटेन करके रखनी है, उस बात का इसको ध्यान रखना होता है। फिर जो गुड्स ट्रेनें चलाई जाती हैं, जनरली इसका काम तो नहीं होता, लेकिन गुड्स ट्रेनें जो चल रही हैं उसको बेहतर पथ से बिना समय खोए चलाना भी एक काम है। ये काम जो है वो अधिकारी गण और चीफ कंट्रोलर मिलकर के कर लेते हैं, पहले चॉक आउट कर लेते हैं कि भाई कौन सी ट्रेन डबल लाइन सेक्शन से निकाली जाएगी। मालगाड़ी की बात कर रहा हूँ। कौन सी ट्रेन जो है सिंगल लाइन सेक्शन से निकाली जाएगी, जिससे कि ट्रेनें मालगाड़ियां जो हैं वो सही समय पर अपने डेस्टिनेशन पर आएं। ठीक है। फिर उसके बाद में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जो सेक्शन में मेंटेनेंस का सामान भेजने के लिए ट्रेनें भेजी जाती हैं, वो भी इन्हीं को चलाना है। उस दौरान आपको देखते होंगे रेल गिरानी है सेक्शन में, ब्लास्ट गिरानी है या स्लीपर गिराने हैं, तो उसके लिए उनको एक तरह से ब्लॉक चाहिए होता है। उस दौरान दूसरी कोई ट्रेन सेक्शन में उस पर्टिकुलर ट्रैक पर नहीं होनी चाहिए, तो वो भी यही अरेंज करेंगे। फिर इसके अलावा जो मेंटेनेंस स्टाफ इंजीनियरिंग का हो गया, या अपने ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन को ठीक करने के लिए टीआरडी डिपार्टमेंट हो गया, या हमारा सिग्नल डिपार्टमेंट हो गया, इनको मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक चाहिए होता है। जिस दौरान जब वो अपने उपकरणों पर काम करें, कोई ट्रेन मूवमेंट नहीं हो, तो उसको ये सब भी प्लान करना होता है। और इसके अलावा जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है उसके सेक्शन में, कंट्रोलर के सेक्शन में, तो एक्सीडेंट की बोलें क्या तीव्रता, कितना एक्सीडेंट हुआ है। मालगाड़ी का हुआ है तो सिर्फ एआरटी भेजनी पड़ेगी। पैसेंजर ट्रेन है लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है तो भी एआरटी जाएगी, लेकिन यदि कैजुअलिटी है तो फिर एआरएम ही भेजनी पड़ेगी। तो ये भी इसको देखना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके सेक्शन में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कंट्रोलर के सेक्शन में, किसी और कंट्रोलर के सेक्शन में एक्सीडेंट हुआ है, तो इसको उस कंट्रोलर के सेक्शन की ट्रेनें रूट डाइवर्ट करा के अपने सेक्शन से चलानी होती हैं। रूट डाइवर्टेड ट्रेन भी इसको चलानी होती हैं। तो मोटे मोटे काम है सेक्शन कंट्रोलर के। दूसरा है डिप्टी कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल इसको बोलते हैं। डिप्टी कंट्रोलर का काम होता है कि जो कोचिंग और गुड्स स्टॉक होता है स्टेशन पर, उनके रख रखाव का, उनके अलॉटमेंट का ध्यान रखना। कोचिंग का मतलब हो गया आपके पैसेंजर ट्रेन, और गुड्स का मतलब हो गया आपकी मालगाड़ियों के बोगियां जो एक स्पेयर में खड़ी होती हैं उनकी जानकारी रखना। स्पेयर में भी, और मालगाड़ियों का तो पूरा रैक ही इसको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या खड़ा है, क्यों खड़ा है। ठीक है। तो ये दूसरे पॉइंट में लिखते हैं कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए रोलिंग स्टॉक का, उसको इसका ध्यान रखना होता है। जो यार्ड होते हैं, यार्ड में जब मालगाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो डिप्टी कंट्रोलर का काम होता है कि वो पूछे
यार्ड मास्टर से वही गाड़ी क्यों खड़ी हैं, तो गाड़ियां खड़ी होने के कारण क्या हो सकते हैं, या तो संटिंग होनी है या क्रू का इंतजार हो रहा है, तो वो सब चीज़ों को वो पता करके रखता है और वो दूसरे कंट्रोलरों से मिल करके इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो डिले है वो ज़्यादा ना हो। इंटरचेंज कमिटमेंट का भी इसको ध्यान रखना होता है। इंटरचेंज कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक सेक्शन से मालगाड़ी आ रही है, उसको दूसरे सेक्शन में भेजना है, लेकिन यहाँ पर क्रू चेंज होना है। क्रू चेंज होना है तो वो पहले से तैयारी करके रखेगा, लॉबी में बातचीत करके कि भैया ये ट्रेन के लिए क्रू उपलब्ध करा लिया जाए समय रहते, कि ट्रेन आए और क्रू को चेंज करके ज़्यादा डिले ना देते हुए ट्रेन को आगे भेज दिया जाए। तो ये मोटे मोटे काम जो हैं ये डिप्टी कंट्रोल को दिए गए हैं। डिप्टी, जैसा कि आप जानते हैं, सहायक हम इसको बोलते हैं। तो इसका एक और काम होता है कि जब कभी कोई आपदा आ गई है, भूकंप हो गया या आपका बाढ़ आ गई इस तरह से, या कोई अधिकारी का इंस्पेक्शन चल रहा है, मंत्री का इंस्पेक्शन चल रहा है, तो उस समय डिप्टी कंट्रोलर जो है वो मेन कंट्रोलर की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। तीसरा जो है वो पावर कंट्रोल, उसको हम बोलते हैं। पावर कंट्रोल जब हम बात करते हैं नॉन आरई और आरई, तो नॉन आरई में पावर कंट्रोल, चूंकि ओएचई नहीं होता है नॉन आरई में, तो पावर कंट्रोल का एक ही काम होता है, लोकोमोटिव पावर कंट्रोल। ठीक है, उसको ये पता रखना चाहिए या पता होना चाहिए कि उसके जो डिवीजन है उसके डिवीजन में कितने इंजन हैं डिवीजन के, और वो एट प्रेजेंट कहाँ पर हैं। रनिंग कंडीशन में है तो कहाँ रनिंग चल रही है उनकी, कहाँ है। दूसरा, यदि वो कहीं पर स्पेयर में खड़े हुए हैं तो वो क्यों खड़े हुए हैं, वर्किंग कंडीशन में है या वो इंतजार में है ओवरहॉलिंग के। तो जो पावर कंट्रोलर होता है उसको लोकोमोटिव पावर की जानकारी होनी चाहिए। लोकोमोटिव पावर कंट्रोलर जो होता है इसको कहाँ कहाँ बात करनी होती है, इसको बात करनी होती है लॉबी में, लोको शेड में, और उन स्टेशनों पर जहाँ पर पावर खड़ा करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेयर लाइन डेडिकेटेड होती है। ठीक है, तो पावर कंट्रोलर ना केवल अपने डिवीजन के इंजनों की जानकारी रखेगा, बल्कि दूसरे डिवीजनों के इंजन जो कि उसके डिवीजन में चल रहे हैं उसकी जानकारी भी इसको रखनी होती है। कंट्रोल के एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीन एलिमेंट हैं, तीन घटक तत्व हैं: कंट्रोल ऑफिस, वे स्टेशन, और इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। कंट्रोल ऑफिस अभी हमने चर्चा की कि ये हेडक्वार्टर में बनाया जाता है जनरली, और कंट्रोल ऑफिस में आपके दो भागों में बांट सकते हैं इनको, डीआरएम ऑफिस के अलावा एरिया कंट्रोल और सब एरिया कंट्रोल। जैसे एक आपने शब्द सुना होगा एआरएम, ठीक है ना। तो ये एरिया कंट्रोल जो है वो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल इंपॉर्टेंस के जो पॉइंट होते हैं जहाँ पर मालगाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं, उधर पर छोटा सा सेक्शन कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर वहाँ बिठा दिया जाता है। और जहाँ कहीं ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उधर पर कंट्रोल को दो भागों में बांट देते हैं। एक तो मेन कंट्रोलर होता है जो कि डिवीजन ऑफिस में बैठता है, और सब कंट्रोल में कहीं वे स्टेशन पर इसको बिठाला जाता है, या इसको कोई लिमिटेड पोर्शन जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो इनके सबसे बड़े अधिकारी हैं वो तो सीनियर डीओएम है, उसके नीचे डीओएम एओएम होता है। लेकिन जो कंट्रोल रूम होता है उसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी बोल दें या सुपरवाइजर बोल दें, चीफ कंट्रोलर हम उसको बोलते हैं, सीटीएनएल। उसके नीचे डिप्टी सीटीएनएल होता है और लास्ट में एटीएनएल होता है। एटीएनएल ही जो बोर्ड पर बैठता है और पूरा कम्युनिकेशन करता है, वो मैनेजमेंट जो है इसका। आरई एरिया में जो पावर कंट्रोलर होता है वो दो भागों में बांटते हैं, और एक का नाम रख दिया गया है टीएलसी और एक का नाम रख दिया गया है टीपीसी, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, ट्रैक्शन पावर कंट्रोल। तो ट्रैक्शन लोको कंट्रोल वही है जो लोकोमोटिव पावर कंट्रोल काम कर रहा है, और ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर का काम क्या है कि जो ओएचई मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ है टीआरडी डिपार्टमेंट का, उनको जो है हेल्प करना या उनकी कंट्रोलिंग करना कि भाई कौन से सेक्शन में मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस के लिए जो ब्लॉक रखा है उसके लिए फिर कंट्रोलर से बातचीत करके ब्लॉक प्रोवाइड करवाना। और साथ में इसके पास में टीपीसी कंट्रोलर के पास में एक और सर्किट होता है कंट्रोल, जिसको नाम दिया गया है रिमोट कंट्रोल, जो कि स्काडा बेस्ड सिस्टम होता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी। तो ये स्काडा के थ्रू क्या करता है कि एक पूरे सेक्शन की कंट्रोलिंग को अपने टेबल पे जो मॉनिटर रखे होते हैं उस पर वो मॉनिटर करके
देख सकता है कहाँ पर ओएचई पर क्या वोल्टेज चल रहा है, कहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ब्लॉक देना है, तो वो टीपीसी रूम में बैठ करके ही पीवी सेक्शन को आइसोलेट कर सकता है कमांड दे करके स्काडा के थ्रू। और जो लोकोमोटिव कंट्रोल है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, आरई एरिया में। एक चित्र दिखाया गया है यहाँ पे, डिवीजन इस तरह से शो कर रहे हैं। सर्किल जो है वो कंट्रोल ऑफिस है, और जो लाइन आप देख रहे हैं उसमें कुछ सेक्शन को, एक को कंट्रोल 4 बोल दिया है, एक को कंट्रोल 5 बोल दिया है, एक को कंट्रोल 1 बोला है ब्रांच लाइन में, एक को कंट्रोल 3 और कंट्रोल 2 बोला गया है। तो हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो ऐसा देखते हैं कि एक कंट्रोलर के पास में लगभग 30 स्टेशन दे दिए जाते हैं। और एक और चीज़ हम जो देखते हैं कि एक डिवीजन में 120, 90 से 120 के लगभग स्टेशन होते हैं। तो ऑन एवरेज हम देखें तो कहीं 4 कंट्रोलर बैठे हुए आपको मिलेंगे सेक्शन कंट्रोलर, कहीं 5 मिलेंगे। इस तरह से जो जनरल डिवीजन है वो इस तरह से किया गया है कंट्रोल का, कंट्रोल एरिया के लिए, कि भाई कोई डिवीजन है वो 4 कंट्रोलर ही बिठा हुआ है, उसी से पूरा सेक्शन दिखवा रहा है इस तरह से। जब हम वे स्टेशन की बात करते हैं तो वे स्टेशन का मतलब हो गया वह स्थान जहाँ कंट्रोलर को बातचीत करनी है। तो उसमें सबसे पहले आ गया आपका रेलवे स्टेशन, जहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठा हुआ है। फिर सिग्नल केबिन आ गया। फिर आपके लोको शेड आ गया, लोको शेड में भी कंट्रोल हमें देना होता है। फिर साइडिंग आ गई। फिर इसके बाद में ये तो ऊपर के पॉइंट हैं, इसमें तो लगभग सभी जगह स्टेशन मास्टर ही बैठा होता है। लोको शेड में जरूर आपके एसएससी मैकेनिकल और एसएससी इलेक्ट्रिकल बैठते हैं। लेकिन इसके बाद हमें ऑफिसर्स के रूम में जो उनका चैम्बर होता है या उनके रेसिडेंस पे देना होता है, डिमांड होती है यदि तो। और इसके बाद ये अधिकारी अपने किसी स्टाफ के लिए रिकमेंड करते हैं, जो कि इमरजेंसी में काम करने वाले होते हैं, उनको भी हम घर पर ये कंट्रोल जो है प्रोवाइड करते हैं। तो दो अधिकारी इस तरह से हैं जिनको तो हमें कंट्रोल घर पर और उनके चैम्बर में देना ही देना है, एक तो टीआरएम और एक सीनियर डीएसटी। तो इनके घर पर और इनके चैम्बर में हमको कंट्रोल देना होता है। वैसे इसमें सीनियर डीओएम, सीनियर डीएन भी काउंट होते हैं, पर प्रैक्टिकली कई बार ऐसा देखते हैं कि वो अपने घर से या अपने चैम्बर से इनको निकलवा देते हैं, बोले हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम कंट्रोल रूम में ही जा करके बातचीत कर सकते हैं। एक और तरीका है, दूसरा तरीका, कि हम उनको कंट्रोल फोन ना दे करके हम एक और फैसिलिटी करते हैं कि ये जो कंट्रोल का सर्किट है इसको हम एक्सचेंज में दे देते हैं। जो हमारे टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगे होते हैं उसमें दे देते हैं, और अधिकारियों की सहूलियत के लिए हम एक नया कोड जनरेट करके वो कोड हम इन अधिकारियों को बता देते हैं कि भाई आप ये कोड डायल करेंगे तो आप ये वाला कंट्रोल सुन पाएंगे। तो ऐसी फैसिलिटी भी कुछ डिवीजन प्रोवाइड करते हैं। उसमें फिर कंट्रोल फोन घर पर या चैम्बर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो कनेक्शन इनके घर पर और स्टाफ के घर पर दिए जाते हैं जनरली वो नॉन रिंगिंग पॉइंट होते हैं, सिर्फ बातचीत करने के लिए होते हैं, वहाँ पर घंटी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कम्युनिकेशन कंट्रोलर को उपकरण हमें देने हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, स्टेशन मास्टर को उपकरण हमें देने हैं, और इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित हो जाए उसके लिए हमें मीडिया दौड़ाना है। तो मीडिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पुराने समय में ओवरहेड लाइन के द्वारा कंट्रोल चलाया जाता था। ओवरहेड लाइन आरी आने के बाद में उसमें बहुत समस्याएं आ सकती थी, इसलिए उसको रिप्लेस किया गया अंडरग्राउंड केबल से। तो अंडरग्राउंड केबल में पहली केबल आई आरी केबल, के बाद में नेक्स्ट जो केबल आई वो आपके ओएफसी और 6 कॉर्ड केबल आई। तो अभी प्रेजेंट में जो हम सर्किट कंट्रोल के चला रहे हैं वो ओएफसी केबल पर और क्वाड केबल पर, हम 6 कॉर्ड केबल पर जनरली दे रहे हैं। तो हमें क्या देना है, कंट्रोलर के पास में जो उपकरण लगाते हैं उसको हेडक्वार्टर इक्विपमेंट बोलते हैं, वे स्टेशन के पास में जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसको वे स्टेशन इक्विपमेंट बोलते हैं, और सेक्शन में मीडिया। तो क्वाड केबल मतलब आपका जो कॉपर केबल है, और ओएफसी केबल। कंट्रोलर जब अपने चैम्बर में बैठता है अपने सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको एक और काम दिया जाता है, उसको अपने वर्किंग आवर्स के दौरान ट्रेन चार्टिंग करनी होती है। पुराने समय में ट्रेन चार्टिंग मैनुअली होती थी, मैनुअली वो चार्ट बनाया करता था, लेकिन अभी कंप्यूटराइज होने के बाद में वो उसके टेबल पर कंप्यूटर रखे होते हैं। जैसे ही उसको ट्रेन पासिंग मिलती है किसी स्टेशन से, तो वो कंप्यूटर पर एंट्री करके चार्टिंग करता है।
अब जो ट्रेन चार्टिंग जब वो करेगा तो उसके हाथ जो हैं वो फ्री होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रूम उपकरण जो होता है उसमें हम माइक और स्पीकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। माइक में वो बोलेगा और स्पीकर से वो सुनेगा। तो ऐसे में क्या होता है, एचएमटी उसको नहीं पकड़नी पड़ेगी, उसका एक हाथ जो बिजी हो सकता था वो फ्री रहेगा। और वो मैनुअली पहले चार्टिंग करता था और अभी जो है कंट्रोल कंप्यूटर पे चार्टिंग करता है। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर उसको दिया गया उसका नाम है COA, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। COA का सर्वर जो है कंट्रोल रूम के आसपास कहीं लगाया जाता है, जिससे कि सभी जितने भी कंट्रोलर हैं उन सभी को जोड़ा गया है। सभी कंट्रोलर अपने ड्यूटी आवर्स के दौरान जो भी ट्रेन के मूवमेंट हो रहे हैं उनके सेक्शन में, उसकी एंट्री वो कंप्यूटर से करते हैं। कंट्रोल कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं कि हम टेलीफोन जोड़ेंगे, तो टेलीफोन जोड़ने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा है पार्टी लाइन सर्किट, तीसरा है ओमनीबस सर्किट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ही बातचीत करेगा, प्राइवेसी मेंटेन करी जाएगी, तीसरा व्यक्ति इनकी बातचीत को नहीं सुन पाएगा। जैसे हमारा नॉर्मल ऑटो टेलीफोन एग्जाम्पल के लिए, ऑटो टेलीफोन में हम क्या करते हैं, डायल करते हैं जिसका नंबर, वो ही व्यक्ति टेलीफोन उठाता है और हमारी और उसकी बातचीत होती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें तो हॉटलाइन सर्किट होता है। हॉटलाइन में डायल करने की जरूरत नहीं होती, आपने जैसे ही एचएमटी पिक करते हैं तो दूसरे एंड पर जो हॉटलाइन पर टेलीफोन जुड़ा हुआ है उसकी घंटी बजने लगती है। और हम एग्जाम्पल ले लें तो गेट टेलीफोन भी एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट में आता है, बशर्ते कि वो DTMF टाइप होना चाहिए, जहां डायल करना पड़ेगा नंबर या कोड। तो जब स्टेशन मास्टर कोड डायल करता है तो उसी की घंटी बजेगी इस गेट की जिसके कोड को डायल किया गया है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट के कुछ उदाहरण हैं। पार्टी लाइन सर्किट का मतलब होता है कि एक बार में एक से ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाएं। एक्सचेंज में हमको एक फैसिलिटी मिलती है कॉन्फ्रेंस कार्ड के रूप में। और हम पुराने समय में 24 लाइन की कॉन्फ्रेंस कार्ड आती थी, उसमें 8-8 के 3 ग्रुप बना सकते हो, 12 के 2 ग्रुप बना सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमें देनी होती है अधिकारियों को, डिमांड करने पर वो डिमांड करते हैं, हम उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो बताते हैं कि ये नंबर को हमें कॉन्फ्रेंस में बातचीत डेली करनी पड़ती है, तो उन नंबरों को हम कॉन्फ्रेंस में डिफाइन कर देते हैं फीचर को। और वो बंदे जो हैं सुबह जो भी उनका टाइम है, वो एक एक बंदा कोई सभी को लाइन पर लेकर के कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकता है। ये दोनों तरीके से कंट्रोल नहीं चलाए जा सकते। पॉइंट टू पॉइंट यदि हम सोचें कि कंट्रोल चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर से प्रत्येक स्टेशन तक सेपरेट केबल दौड़ानी बीच में पड़ेगी। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है? इधर नेटवर्क का इशू तो नहीं दिख रहा है। नेटवर्क का इशू नहीं दिख बीच में रहा है इधर। आवाज आना बंद हो जाता है। सभी को ऐसा लग रहा है। हाँ, कट रही सर आवाज आपकी, बीच में जी गायब हो जा सर, रही। और आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, चलिए एक बार और हो तो बताइए, तो कुछ दूसरा प्रबंध करेंगे। नहीं, जब से पढ़ा रहे हैं सर 6 बार हो गया। 6 बार हो गया? जी सर। तो फिर 5 मिनट रुको, फिर 5 मिनट के बाद में हम आपको ज्वाइन करते हैं। मोबाइल ओके, ठीक है। अभी मैंने मोबाइल पे ले लिया है, देखते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कंट्रोल सर्किट कैसे हम देंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि भाई पॉइंट टू पॉइंट होता है, एक होता है पार्टी लाइन। पॉइंट टू पॉइंट में हमको यदि तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल रूम से प्रत्येक स्टेशन में सेपरेट केबल दौड़ानी पड़ेगी जो कि वेस्टेज ऑफ कॉपर होगा। फिर उसके बाद में पार्टी लाइन की यदि हम बात करें तो हमें ग्रुप बना करके इस तरह से उनको जोड़ना पड़ेगा कि कॉन्फ्रेंस में वो आ जाएं। लेकिन ऐसे केस में क्या दिक्कत रहेगी कि उनको हमेशा जो है लाइन पर बने रहना पड़ेगा या हर बार उनको डायल करके लाइन पर कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। तो जो कंट्रोल से हम मास्टर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक इक्विपमेंट को जोड़ते हैं, उस तरीके का नाम है ओमनी बस सर्किट। ओमनी बस में हम क्या करते हैं कि कंट्रोल रूम से एक क्वाड को हम आखिरी स्टेशन तक दौड़ा देते हैं और बीच में प्रत्येक स्टेशन पर टैपिंग करके उनको स्टेशन मास्टरों से जोड़ देते हैं।
टैपिंग का मतलब क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन, कि प्रत्येक स्टेशन मास्टर कंट्रोल सर्किट पर होने वाली बातचीत को सुन सकेगा। एक स्टेशन मास्टर जैसे ही एचएमटी उठाएगा, यदि दूसरे मास्टर तीसरे मास्टर की कोई बातचीत कंट्रोलर से हो रही होगी तो वो सभी चीज़ों को सुन पाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि कंट्रोलर जो है वो एक ही सर्किट पर रह करके चाहे तो सिंगल मास्टर को बुला सके या ग्रुप में बुला सके या सभी को एक साथ बुला करके निर्देश दे सकता है। कंट्रोलर को हम ये फैसिलिटी दे देते हैं, सिंगल को बुलाए या ग्रुप में बुलाए या सभी को बुला ले। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया है, ओमनी बस सर्किट। ये 2 वायर का भी हो सकता है, ये 4 वायर का भी हो सकता है। ओवरहेड लाइन जब हम चलाते थे तो ये 2 वायर का होता था ओवरहेड लाइन में। अंडरग्राउंड केबल में या ओएफसी में जब हम बात करते हैं तो ये 4 वायर का होता है। 4 वायर में 2 तार आपके ट्रांस के होते हैं और 2 तार आपके रिसीव के होते हैं। तो ये जो ट्रांस और रिसीव शब्द हम उपयोग में लाते हैं, ये इसका संदर्भ हमेशा कंट्रोलर का होता है। ट्रांस का मतलब इस पेयर पर कंट्रोलर की आवाज़ जाएगी, रिसीव का मतलब इस पेयर पर कंट्रोलर को आवाज़ आएगी। ठीक है ना। तो ट्रांस पे माइक जोड़ेंगे हम कंट्रोलर का और रिसीव पर स्पीकर जोड़ेंगे कंट्रोलर का। ये चीज़ को हमें ध्यान बांध लेना है। अब हम बात करते हैं कि भाई कितने तरह से कम्युनिकेशन अरेंजमेंट हम ट्रेन ऑपरेशन के लिए स्टेशन मास्टर को देते हैं। जब हम स्टेशन मास्टर की बात करते हैं तो उसको जो कम्युनिकेशन के साधन दिए हैं उसको 2 भागों में बांटा है। नॉन आरई एरिया में क्या देंगे और आरई एरिया में क्या देंगे। अंतर क्या है, तो अंतर जो है आप देखोगे कि एक अंतर है आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर दूसरा है आपका टीपीसी टीएलसी रिमोट कंट्रोल एमटीआरसी। बाकी लगभग आपको सभी वहाँ पर मिल रहे हैं दूसरी तरफ। तो एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। ब्लॉक सर्किट आप लोग परिचित हैं ब्लॉक से। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सर्किट होता है। एक स्टेशन का ब्लॉक दूसरे स्टेशन के ब्लॉक से कनेक्ट होता है। दूसरे स्टेशन का ब्लॉक एक सेपरेट रखना पड़ेगा तीसरे स्टेशन से जोड़ने के लिए। तो ये कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट कहलाती है। मतलब एक मास्टर दूसरे से ही बातचीत कर पाएगा, अपने पड़ोस वाले से, तीसरे से बातचीत नहीं कर पाएगा, पड़ोस के और आगे वाले स्टेशन मास्टर से नहीं बातचीत कर पाएगा। दूसरा सर्किट है सेक्शन कंट्रोल। सेक्शन कंट्रोल ओमनी बस में जोड़ते हैं। ये चित्र थोड़ा सा धुंधला है, नीचे वाला चित्र देख लें। कंट्रोलर के पास में एक उपकरण रखना पड़ेगा। सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दीजिए, छोटा दिख रहा है। अभी सफिशिएंट है। तो ये एक चित्र दिखाया है। कंट्रोल रूम उपकरण से जो वायरिंग निकल रही है वो जा रही है पहले टेस्ट रूम इक्विपमेंट को। टेस्ट रूम से हमारे वायर जो हैं वो सेक्शन में जाते हैं। कॉपर वायर यदि बोलें या फाइबर बोलें तो सेक्शन में टेस्ट रूम से निकलते हैं। तो कंट्रोलर को पहले हम टेस्ट रूम से जोड़ते हैं। टेस्ट रूम के बाद में सेक्शन में जब ये वायर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर टैपिंग करके वे स्टेशन को जोड़ देते हैं हम। तो ये टैपिंग करके वे स्टेशन को सेक्शन में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जितने वे स्टेशन होंगे सभी को टैप करके जोड़ दिया जाएगा। सेक्शन कंट्रोल हो गया। फिर अगला है डिप्टी कंट्रोल। डिप्टी कंट्रोल में पुराने समय में क्या करते थे, जब ओवरहेड लाइन होती थी कि प्रत्येक स्टेशन पर हमको ब्लॉक सेक्शन कंट्रोल के अलावा डिप्टी का पेयर देना होता था। पेयर पुराने की बात कर रहा हूँ, पुराने में 2 वायर कंट्रोल चलता था तो पेयर हम बोलते थे। अभी 4 वायर में है, तो मैं पुराने में बता रहा हूँ कि सेक्शन के साथ में डिप्टी भी दिया जाता था। लेकिन जब हम ओवरहेड लाइन से हट करके क्वाड केबल से हट करके ओएफसी पर आ गए तो ओएफसी पर हमने क्या किया, डिप्टी कंट्रोल जो है इसका चूँकि काम क्या है, इसका काम है जो मालगाड़ियों के जो आवागमन को देखना। तो हम क्या क्या करते हैं, डिप्टी को अभी सभी स्टेशनों पर नहीं देते हैं, हम उन स्टेशनों पर देते हैं जहाँ पर स्पेयर लाइन हो स्टेशन पर, जहाँ मालगाड़ी खड़ी की जा सकती हो, स्पेयर में कोचेस खड़े किए जा सकते हो, माल गोदाम हो किसी स्टेशन पर या कोई फैक्ट्री कनेक्टेड हो। ठीक है, जहाँ माल गोदाम का मतलब क्या हो गया, जहाँ आपकी मालगाड़ी की लोडिंग अनलोडिंग हो रही हो, या कोई बड़ा यार्ड हो जहाँ शंटिंग होती हो। तो हम डिप्टी कंट्रोल जो है अब सभी स्टेशनों पर ना दे करके उन्हीं स्टेशनों पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या डिप्टी कंट्रोलर बोलता है कि ये स्टेशन हमको बातचीत करनी होती है, उससे हमें कनेक्ट कर दें।
तो वहाँ पर हम ये डिप्टी कंट्रोल का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर अगला है इमरजेंसी कंट्रोल। इमरजेंसी कंट्रोल हम बात के लिए रखते हैं, इसको आगे समझेंगे। अगला है एलसी गेट टेलीफोन। सभी सेक्शन में गेट नहीं होते हैं, जिन सेक्शन में गेट होते हैं वहाँ पर हमें स्टेशन मास्टर और उस गेट को कनेक्ट करना होता है। 2 वायर पे कनेक्टिविटी होती है। गेट टेलीफोन पुराने समय में मैग्नेटो जनरेटर टाइप का लगाया जाता था, 3 वोल्ट की बैटरी पर काम करता था, 4 वोल्ट की बैटरी पर, और 2 वायर पे ही हम पावर सप्लाई और कम्युनिकेशन ये उसमें दे देते थे। अभी जब से एडवांसमेंट हुआ है तो अभी लेटेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक टाइप का DTMF गेट टेलीफोन एक आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक LC गेट टेलीफोन बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि डुअल पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं, और स्टेशन मास्टर के पास में जो टेलीफोन लगाते हैं उसमें मैक्सिमम 6 टेलीफोन को घंटी दी जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक LC गेट में। आगे हम चित्र देखेंगे उसका। तो उसमें 6 टेलीफोन मतलब 3 एक तरफ 3 दूसरी तरफ गेट हो सकते हैं, या 6 के 6 एक तरफ गेट हो सकते हैं। डुअल पावर सप्लाई किस तरह से होती है कि 24 वोल्ट DC और 12 वोल्ट DC सप्लाई हमको मिलती है पावर सप्लाई से। तो 24 वोल्ट हम दे देते हैं लाइन पर, जो कि गेट टेलीफोन को चला जाता है। 12 वोल्ट की सप्लाई हम दे देते हैं स्टेशन मास्टर के टेलीफोन को, और उससे मास्टर का टेलीफोन चलता है। आगे है BSNL फ़ोन। BSNL फ़ोन PNT या BSNL को लगाना है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना है कि ये वर्किंग में है कि नहीं। तो ये टेलीकॉम के जब मेंटेनेंस स्टाफ मेंटेनेंस के लिए जाता है तब उसको देखता है कि भाई डायल टोन मिल रही है, पेमेंट बाकी तो नहीं है, कनेक्टिविटी ठीक हो रही है कि नहीं, ये सब वो चेक करेगा। इसी तरह से रेलवे फ़ोन, यदि हम OFC पर सर्किट चला रहे हैं PDMux STM के द्वारा, तो हम रेलवे ऑटो फ़ोन भी प्रत्येक स्टेशन मास्टर को देते हैं। 25 वाट का VHF सेट हमें स्टेशन मास्टर को देना होता है। VHF सेट जब हम बोलते हैं 25 वाट, तो थियोरेटिकली तो इसकी जो रेंज है वो 50 किलोमीटर बताते हैं। कब? जब सेक्शन आपका जो ग्राउंड लेवल है वो फ्लैट हो, उतार चढ़ाव ना हो, पहाड़ियाँ ना हो, पेड़ पौधे ना हो, बड़ी बिल्डिंग ना हो। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो प्रैक्टिकली ये 15 से 25 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 25 वाट VHF सेट से, कि जो स्टेशन मास्टर के पास ही लगाया है उसके जो एडजेसेंट स्टेशन है, पड़ोस वाले जो स्टेशन है 2, उन स्टेशन मास्टरों से और सेक्शन में जो ट्रेनें मूवमेंट कर रही हैं उनके क्रू से बातचीत हो पाए। ये हमारी रिक्वायरमेंट रहती है इसमें। और लास्ट होता है SNT कंट्रोल। SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए एक अलग से कंट्रोल सर्किट चलाया जाता है, जिसमें सेक्शन में जो सिग्नल के जो हमारे स्टाफ हैं उनकी बातचीत हम कंट्रोल रूम में करवा पाएँ, और साथ में वो अपने JESSC से भी बातचीत कर पाएँ, जो ESM तैनात हैं प्रत्येक स्टेशन पर, उसके लिए कंट्रोल देते हैं। RE एरिया में फिर से वही कंट्रोल है, ब्लॉक सेक्शन कंट्रोल पढ़ लिया है, डिप्टी पढ़ लिया है। इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे SNT दिया है SNT के लिए, इसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी एक कंट्रोल होता है। सीनियर DN यदि ये लेटर भेजते हैं सीनियर DST को कि भाई ये कंट्रोल हमको देना है, उसके लिए फिर हम SSC टेली जो है वो रिक्वायरमेंट करके ये सेक्शन में प्रोवाइड करता है। इमरजेंसी कंट्रोल आगे चर्चा करेंगे। ट्रैक्शन पावर कंट्रोल एक वॉइस सर्किट है। ये वॉइस सर्किट हम TPC रूम में देते हैं RE एरिया में, ठीक है, नॉन RE में नहीं होता है ये। RE एरिया में TPC कंट्रोलर जहाँ बैठा होता है उसके पास में हमें कंट्रोल रूम उपकरण लगाना होता है। और सेक्शन में हम कहाँ लगाते हैं? प्रत्येक स्टेशन मास्टर से इसको बातचीत करनी होती है ब्लॉक लेने के टाइम पर। और साथ में इसके जो OHE से रिलेटेड पॉइंट हैं, जैसे FP, SP और SSP, OHE डिपो, और आपके जो SSC और JE TRD जो होते हैं उनके रेसिडेंस और ऑफिस में भी ये टेलीफोन हमको कंट्रोल फोन देना होता है। ट्रैक्शन लोको कंट्रोल, TLC कंट्रोल जो है लोकोमोटिव कंट्रोलर जो होता है उसको हम देते हैं कंट्रोल रूम इक्विपमेंट, जो कि कंट्रोल रूम में बैठा होता है। प्लस इसके कंट्रोल टेलीफोन हमें सभी स्टेशनों पर नहीं देने होते हैं, उन्हीं स्टेशनों पर देते हैं जहाँ पर स्पेयर में लाइन हो इंजन को खड़ा करने के लिए, या लोको शेड हो या लॉबी हो, वहाँ पर हमें ये टेलीफोन कंट्रोल का देना होता है। रिमोट कंट्रोल सर्किट क्या है इसको हम आगे समझेंगे। OHE में जो पावर सप्लाई जा रही है 25 kV की, इसमें आप देखते होंगे FP, SP, SSP RE एरिया में बने होते हैं। इसमें आइसोलेटर लगे होते हैं। तो आइसोलेटर का काम क्या होता है कि पावर सप्लाई को कट करना या थ्रू करना।
इन आइसोलेटर को टीपीसी कंट्रोलर अपने रूम में बैठ करके कमांड दे करके ऑपरेट करा सकता है, और वो ऑपरेट कराता है रिमोट कंट्रोल सर्किट के द्वारा। इसको हम आगे और चर्चा करेंगे। एसएटी कंट्रोल हो गया, 25 वाट का वीएचएफ सेट हो गया, रेलवे फ़ोन हो गया, बीएसएनएल फ़ोन हो गया। एमटीआरसी, एमटीआरसी क्या है? मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन। रेलवे धीरे धीरे एमटीआरसी जो है वो इम्प्लीमेंट करा रहा है रेलवे में। 3 सेक्शन लगभग कंप्लीट हो गए हैं। झांसी आगरा का, असम का सेक्शन है, गुवाहाटी में वहाँ पर भी लगा दिया है। नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे तो सिकंदराबाद विजयवाड़ा में इसको लगाया गया है। और हम धीरे धीरे एमटीआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ एमटीआरसी नहीं है वहाँ पर और सीओजी सिम की व्यवस्था की गई है कि मेंटेनेंस स्टाफ और अधिकारीगण जो हैं वो सीओजी पर बातचीत कर सकें आपस में। लेकिन इसमें एक समस्या क्या होती है सीओजी में कि ये उसी टावर से हमारा मोबाइल कनेक्ट होता है जिस टावर का उपयोग बाहरी जनता भी कर रही है। आम पब्लिक जो जियो, जैसे जियो की सिम हमारे पास में है, तो जियो के जो और कस्टमर हैं और नॉन रेलवे कस्टमर हैं वो भी उसी टावर से बातचीत करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है या आती है कि हमारा जो स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ, उसको अर्जेंट में कुछ बातचीत करनी है इमरजेंसी के दौरान, और जो टावर, नियरेस्ट टावर जिससे उसका मोबाइल कनेक्टेड है, उसके चैनल यदि सभी एंगेज्ड हैं तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कोई चैनल खाली ना हो जाए। तो ये एक समस्या इसमें एमटीआर जो नॉर्मल जो सीओजी कनेक्टिविटी उसमें हमको देखने को मिलती है। एमटीआरसी रहने से ये समस्या नहीं रहेगी। इमरजेंसी कॉल यदि होगी और चैनल सभी एंगेज होंगे तो एमटीआरसी में इस तरह की व्यवस्था है कि इमरजेंसी कॉल को प्रेफरेंस दे करके किसी भी एक कॉल को ड्रॉप करा दिया जाएगा। अगला है आईबी फोन, आप लोग सभी परिचित हैं। मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन और एलसी गेट। अभी हमने जो छोड़ दिए हैं उनको हम ले लेते हैं। डिप्टी पढ़ लिया है, टीएलसी हमने पढ़ लिया है। टीएलसी, डिप्टी और जो सेक्शन कंट्रोल है इनकी लगभग वैसी ही कनेक्टिविटी है। ट्रैक्शन पावर, एसएनटी कंट्रोल, इंजीनियरिंग, रिमोट कंट्रोल की हम बात कर लेते हैं। रिमोट कंट्रोल को हम दूसरे नोट्स में देखें, थोड़ा अच्छा उसमें हमने लिखा है। रिमोट कंट्रोल सर्किट। रिमोट कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो टीपीसी रूम होता है जहाँ टीपीसी कंट्रोलर बैठा होता है उसके पास में एक एफईपी लगा होता है। एफईपी मतलब फ्रंट एंड प्रोसेसर टाइप का एक पीसी रहता है। ये इनका स्काडा का जो मेन सर्वर है उसको हम मान लें, और यहाँ से होस्ट सर्वर पीसी के द्वारा ऑपरेटर कंसोल जो कि टीपीसी कंट्रोलर के टेबल पे होता है वहाँ पर ये कनेक्ट होता है। एफईपी पीसी जो होता है वो मॉडेम के द्वारा सेक्शन में 4 वायर की कनेक्टिविटी देता है। 4 वायर, फिर से ट्रांस के 2 तार, रिसीव के 2 तार। ये हम पुराने समय में आरई केबल पे ले जाते थे, अभी हम ओएफसी केबल पर ये कनेक्टिविटी देते हैं सेक्शन में। और ये कनेक्टिविटी हमें देनी होती है कहाँ? एफपी, एसपी, एसएसपी में ये कनेक्टिविटी हमको देनी होती है। जो मॉडेम कंट्रोल रूम में लगा होता है वो मास्टर मॉडेम कहलाता है, और जो मॉडेम बिटवीन सेक्शन में लगे होते हैं वहाँ पर उसको स्लेव मॉडेम बोलते हैं। मास्टर मॉडेम कमांड देता है, स्लेव मॉडेम उस कमांड को परफॉर्म करते हैं, या मास्टर मॉडेम कमांड देता है तो स्लेव मॉडेम अपने लोकेशन की जो भी रिपोर्ट है कि कितना वोल्टेज, कितना करंट, कौन सा आइसोलेटर ओपन, कौन सा आइसोलेटर जो है थ्रू है, कट है, वो इन्फॉर्मेशन रिपीट करते हैं मास्टर मॉडेम को। मास्टर मॉडेम से ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोलर के कंसोल पर जाकर के उसके डेस्क पर जो पीसी लगा हुआ है वहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, आपको सभी को मालूम है कि हम लोग रेलवे में जो बिजली की सप्लाई ओएचई के लिए लेते हैं वो कहाँ लेते हैं? एफपी या टीएसएस उसको बोलते हैं, वहाँ पर हम ये सप्लाई लेते हैं। हर 40 किलोमीटर लगभग पर एफपी लगाए जाते हैं। ये सप्लाई हमको या तो कोई पावर जनरेटिंग कंपनी है जैसे टीपीसी हो गया, एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इनसे लेते हैं, या हम लोकल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी पावर सप्लाई लेते हैं। ये सप्लाई हमको एफपी में आती है। फिर इनके बीच में एसपी बनाया जाता है। एसपी क्या चीज़ हो गई? सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट या पॉइंट। कहीं कहीं पोस्ट पढ़ने में आता है, कहीं कहीं पॉइंट पढ़ने में आता है। एफपी क्या हो गया? फीडर पॉइंट या फीडर पोस्ट। टीएसएस क्या हो गया? ट्रैक्शन सब स्टेशन। एसपी कहाँ बनता है? 2 एफपी के लगभग बीच में बनाया जाता है। ये हमेशा
स्टेशन एरिया से दूर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 फेस चेंज हो रहे होते हैं। आपको मालूम है एफपी में सप्लाई जो आती है वो 3 फेस की सप्लाई आती है, लेकिन ओएचई पर हम सिर्फ एक ही फेस जो है वो थ्रू करते हैं, और ये फेस अल्टरनेट में थ्रू होता है। आर बी वाई आर बी वाई आर बी वाई, एक एफपी में आर फेस देंगे, दूसरे में बी फेस देंगे, तीसरे में वाई देंगे, तो चौथे में फिर आर देंगे। तो इस तरह से ये रिपीट होता है। और ये फेस जो है दो जगह पर, सॉरी एक जगह जहाँ होता है जहाँ मीट करते हैं एक एफपी, जैसे एक थोड़ा सा बना लेते हैं, ये एक एफपी है, 40 किलोमीटर बाद में एक दूसरा एफपी आया। तो एक जगह से क्या किया, रेड फेस जो है वो एचई पर दे दिया, और बिटवीन सेक्शन में आकर के ये कट होगा यहाँ पे, और फिर अगले एफपी का फेज यहाँ चालू होगा। तो ये जो आइसोलेटिंग पॉइंट होता है जहाँ पर 2 फेज आकर के मिलते हैं, वहाँ पर हमको एसपी बनाना होता है। एसपी में न्यूट्रल जोन हम इसको बोलते हैं। एसपी में इंजन में ब्रेक ना लगे, इसलिए इसको क्या करते हैं हम स्टेशन एरिया से दूर बनाते हैं, या हम बोलें कि इनको ऐसी जगह बनाया जाता है एसपी को जहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ट्रैक हो, ब्रेक ना लगाना पड़े, ढलान ना हो, कर्व ना हो, या कहीं पर होम सिग्नल या गेट सिग्नल ना आ रहा हो जहाँ पर ब्रेक लगाने की जरूरत पड़े। तो इस तरह से बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनके बीच में एसएसपी भी बनाया जाता है, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, मेंटेनेंस पर्पस से, कि ज़्यादा लंबा सेक्शन यदि पावर कट कर देंगे तो उधर पे हो सकता है इंजन को सप्लाई ना मिले। तो ये स्काडा जो है वो क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एवं डेटा एक्विजिशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है ये। और टीपीसी कंट्रोलर अपने रूम में बैठ करके अपने जो डेस्क पर जो पीसी है उसमें कमांड देता है, वो कमांड रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑपरेट होते हैं। रिमोट कंट्रोल सर्किट हमने पढ़ा, ये एक डेटा सर्किट है, इस पर वॉइस फ्रिक्वेंसी नहीं जाती, डेटा जाता है। मॉडेम कनेक्टेड है तो ये डेटा भेजता है। और जो मेंटेनेंस स्टाफ है टेलीकॉम का, उसको ये ध्यान रखना होता है कि केबल हट से एफपी एसपी एसएसपी में जो 4 वायर रिमोट कंट्रोल के नाम से जा रहे हैं वो केबल मेंटेन रहे, जिससे कि इनका जो मॉडेम टू मॉडेम कनेक्टिविटी है उसमें फेलियर ना हो, डिस्कनेक्शन ना हो कभी। ये चीज़ को ध्यान में रखनी होती है। अगला है इमरजेंसी कंट्रोल। इमरजेंसी कंट्रोल में जो कंट्रोल सेक्शन कंट्रोलर होता है, लगभग उसी को हम ये कंट्रोल इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कंट्रोलर के पास में माइक और स्पीकर लगा होता है ट्रांस और रिसीव के लिए, और ये 4 वायर की कनेक्टिविटी हम टेस्ट रूम से होकर के सेक्शन में भेज देते हैं। सेक्शन में जब ये ट्रांस के तार पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, आइसोलेटर मतलब आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगा करके हम इसको इमरजेंसी पोस्ट जो होती है, सॉकेट जहाँ लगा होता है वहाँ पर देते हैं, 2 नंबर और 5 नंबर पे। सॉकेट में फीमेल सॉकेट होता है, उसमें 2 नंबर और 5 नंबर पिन पर कंट्रोलर का ट्रांस, और 1 नंबर और 6 नंबर पिन पर कंट्रोलर का रिसीव हम प्रोवाइड कर देते हैं। ये सॉकेट जो है वो कहाँ लगाए जाते हैं, ये सॉकेट लगाए जाते हैं प्रत्येक किलोमीटर पे हमें लगाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 सॉकेट के बीच की दूरी 1000 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक और डिपार्टमेंट है जो इस पर बातचीत करता है, टीआरडी, उनके लिए भी हमें उनके पॉइंट पर ये कंट्रोल देना, ये सॉकेट देना होता है। एफपी एसपी एसएसपी इनके बाहर हम सॉकेट लगाते हैं, डिपो में सॉकेट देते हैं, टावर वैगन शेड जहाँ होती है वहाँ सॉकेट देते हैं, और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर जहाँ लगे होते हैं उसके नीचे भी हमें सॉकेट लगाना होता है। टीआरडी का जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है उस सॉकेट के द्वारा टीपीसी कंट्रोलर से बातचीत कर सकता है। तो आरई एरिया में क्या बोला गया कि आरई एरिया में ये कंट्रोल पहले टीपीसी कंट्रोलर के पास में वॉइस पहुंचेगी। किसके पास में पहुंचेगी, टीपीसी कंट्रोलर के पास में। यदि ये बातचीत कोई क्रू कर रहा है तो क्रू की बातचीत को टीपीसी सुन करके क्या करेगा, इसको थ्रू करेगा सेक्शन कंट्रोलर को। या फिर कोई मेंटेनेंस स्टाफ बातचीत कर रहा है तो मेंटेनेंस स्टाफ में इनका टीआरडी का मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है, या हमारा मेंटेनेंस स्टाफ हो सकता है टेलीकॉम का, तो वो उनको डायरेक्ट रिप्लाई करेगा। एलसी गेट पर भी हम सॉकेट लगाते हैं, लॉबी में लगाते हैं, एआरटी एआरएमई के पास हम लगाते हैं, बड़े पुल और बड़ी टनल
के दोनों छोर पर सॉकेट लगाते हैं। इसके अलावा हम जब एएसएम ऑफिस में सॉकेट लगाते हैं तो ये काउंटिंग वाला सॉकेट नहीं होता है। एएसएम ऑफिस में हम हमारी टेस्टिंग पर्पज से लगा देते हैं कि हम ट्रेन से उतरेंगे तो हम जो है सॉकेट वहाँ पर पीसीटी लगा करके अपना कंट्रोलर से बात करके हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारा पीसीटी सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एएसएम के पास में जो सॉकेट होता है वो काउंटिंग का नहीं होता है। प्रत्येक सॉकेट की काउंटिंग होती है, उसमें नंबरिंग डला होता है। नंबर की ये रिपीट हम करते हैं जो डिविजनल हेडक्वार्टर में टेस्ट रूम के पास में होता है, फिर हमको इसको रिपीट करना होता है जोनल हेडक्वार्टर में। तो उनको मालूम होता है कि किस सेक्शन में कितने सॉकेट हैं और उनकी लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन में एएसएम ऑफिस नहीं काउंट करते हैं। ट्रेन चार्टिंग हमने बात कर ली। ऑपरेशन का नाम क्या है? सीओए। अगला हमारा टॉपिक है कि कंट्रोल सर्किट को कैसे हम उपयोग में लाएंगे। तो ये दो तरह से उपयोग में लाते हैं, 2 वायर सर्किट, 4 वायर सर्किट। 2 वायर का उपयोग हम कहाँ करते थे? ओवरहेड में, जो कि अभी ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें जो चर्चा की बात है, वो जानकारी की बात है, वो ये कि ओवरहेड में हम तार उपयोग में लाते थे ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड, ACSR तार। ACSR तार की मोटाई ज़्यादा होती थी। मोटाई ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करंट है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ज़्यादा पावर पहुंचेगी। तो इसमें जो केबल यूज़ होती थी ACSR, उसमें एक वजन के हिसाब से वो केबल लगाई जाती थी। तो एक केबल का जो लॉस है, यदि हम उसको देखें तो उसमें लॉस होता है 0.03 dB पर किलोमीटर। वही सर्किट चलाना है तो हमको ये लॉस को देखना पड़ता है। 1 किलोमीटर में आप 0 dB फीड करके भेजोगे तो किलोमीटर के बाद में कितना लॉस मिल जाएगा? 0.03 dB का लॉस आपको देखने को मिलेगा। यदि हम इसको 1 किलोमीटर की जगह बोलें 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर में कितना लॉस होगा? मात्र 3 dB का लॉस होगा। इसमें ओवरहेड लाइन में। लेकिन जब हम ओवरहेड लाइन को देखते हैं तो हमको दूसरी और उसमें जो है डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। पहला ये कि ये ओपन टू एयर है। बारिश होगा, कोई पेड़ पौधे की टहनी टच करेगी तो अर्थिंग हो जाएगा। तेज हवा चलेगी तो तार आपस में उलझ सकते हैं, टूट भी सकते हैं। और दूसरा, ये चोरी भी हो सकती है केबल। एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है और चोर जो है उसको चोरी करके ले जाते हैं ओपन होने के कारण। तो ये उसमें दूसरी जो दिक्कतें थी ओवरहेड लाइन में, लेकिन फिर भी इसमें चलाया गया सर्किट को। लेकिन जब आरई आया तो आरई में क्या हो रहा है? OHE भी आप ऊपर लेकर के जा रहे हैं ओवरहेड, और आपकी लाइन भी जा रही है ओवरहेड। और इसमें OHE के कारण क्या समस्या हो सकती थी? हैवी इंडक्शन। तो इसके चलते ओवरहेड लाइन को आरई में नहीं चलाया गया। उस आरई कॉन्सेप्ट के साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आया कम्युनिकेशन के लिए, अंडरग्राउंड केबल का कॉन्सेप्ट आया। अंडरग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि आपको एक नाली खोदनी है, ट्रेंच करके उसमें अंदर केबल डालनी है, जॉइंट लगाते हुए आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लेकर के जाना है सर्किट। तो जब हम अंडरग्राउंड केबल में आए तो हमारे साथ में दूसरी रिस्ट्रिक्शन आ गई। वो ये कि जो आपका कॉपर का तार होगा, वो तार की मोटाई आपको ज़्यादा मोटा नहीं लेना है। तार का मोटाई बढ़ाएंगे तो केबल का वेट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, जो कि फिजिबल नहीं थी। तो इसके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि भाई हम 2 वायर में ना चला करके सर्किट को 4 वायर में चलाएंगे। तो 4 वायर सर्किट क्यों? 4 वायर सर्किट इसलिए कि चूंकि ओवरहेड में आप देख रहे हो लाइन में लॉस बहुत कम है। तो आप तार पतला करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लॉस बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो RE 6 क्वाड केबल है उसमें जब आप लॉस देखते हो तो 6 क्वाड केबल चूंकि अनलोडेड केबल होती है तो उसमें लॉस होता है 0.63 dB पर किलोमीटर। ठीक है ना, ये 0.63 dB पर किलोमीटर उसमें लॉस होता है। और यदि वहीं आप RE केबल की बात कर लो जो कि लोडेड केबल कहलाती है, तो उसमें लॉस कम हो जाता है लोडिंग करने के कारण, 0.25 dB पर किलोमीटर। ठीक है, तो 2 वायर में क्या समस्या थी? ओपन टू एयर था, लेकिन उसमें फ़ायदा क्या था? उसका लॉस कम था। तो उसमें हमको केबल पर एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। हम लगाते थे एम्पलीफायर, लेकिन वो कहाँ लगाते थे? वे स्टेशन इक्विपमेंट पे, कंट्रोल रूम इक्विपमेंट पे एम्पलीफायर हम लगाते थे, लेकिन केबल पर हम एम्पलीफायर नहीं लगाते थे। लेकिन
जब हम अंडरग्राउंड केबल पर आए तो उसमें लॉस ज़्यादा होने के कारण हमको केबल पर एम्पलीफायर लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो जो स्पीच एम्पलीफायर हम देते हैं उस एम्पलीफायर के साथ में एक समस्या है कि वो समस्या क्या है, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। एम्पलीफायर कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शन का मतलब हो गया कि जो आप इसमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे एम्पलीफिकेशन के लिए, वो उसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी और आप एक डायरेक्शन में इनपुट देंगे, दूसरे एंड से आपको उसका आउटपुट मिलेगा। आप सोचें कि इसको हम रिवर्स में यूज़ कर लें तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोनों दिशाओं में एम्पलीफायर लगाना है आपको। कंट्रोलर की आवाज़ भी एम्पलीफाई करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आपके लॉस बढ़ गए हैं केबल में, और आपको मास्टर की आवाज़ भी एम्पलीफाई करनी है। तो दोनों डायरेक्शन में आपको एम्पलीफाई लगाने के लिए 4 तार का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 2 तार ट्रांस के लिए, 2 तार रिसीव के लिए। तो ऐसे करके ये 4 वायर का सर्किट आया। अब अगला हमारा टॉपिक है कि हम घंटी कैसे देते हैं। कंट्रोलर को हमें फैसिलिटी देनी होती है कि भाई वो किसी को भी कॉल करके बुला सके, चाहे तो सिंगल मास्टर को या ग्रुप में मास्टरों को या सभी मास्टरों को। तो इसमें रेलवे में 3 तरह के सिस्टम यूज़ किए गए, चौथा भी सिस्टम अभी आ गया है। पहला सिस्टम था एसटीसी की सेंडिंग सिस्टम, जिसमें पोलराइज्ड रिले का उपयोग किया जाता था, और इसमें जो कंट्रोलर के पास में डिवाइस लगाई जाती थी उसमें पोलराइज्ड रिले के ऊपर एक चक्री लगी होती थी, जो चक्री बोलो डायल बोलो, पुराना आपने टेलीफोन देखा होगा, उसमें डायल करते थे, उंगली डाल करके नंबर घुमाया जाता था, और वैसे ही कुछ चक्री इसमें थी। उसमें वो चक्री को घुमाने से क्या होता था कि जो उसकी थ्रेड होती थी उसमें वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा होता था, तो वो एक नुकसान था। उसके बाद में नया सिस्टम आया पुश बटन, जिसमें आज की डेट में जो हम कंट्रोल टेलीफोन बोलें या ऑटो टेलीफोन में जो कीपैड लगा होता है, वो कीपैड का पहली बार उपयोग यहाँ पर पुश बटन सेंडिंग सिस्टम में किया गया। इसमें जो सिस्टम हम यूज़ किए उसका नाम था 17 इम्पल्स सिस्टम। ठीक है, 17 इम्पल्स सिस्टम करके इसमें होता था। इसमें क्या करते थे कि जो कंट्रोलर घंटी देगा तो उसमें जो जो कोई भी वो बटन दबाएगा, जैसे बटन हमारा कीपैड है कैसा, 0 से 9 तक के हमारे बटन है, ये कीपैड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंट्रोलर के लिए हम स्टार और हैश की जगह पे जी और एल आर देते हैं, और ए बी सी डी जो है ग्रुप कोड के लिए हो गए। ग्रुप में यदि कंट्रोलर बुलाना चाहे तो जब ये बटन दबाएगा तो एक बटन दबाने पर एक पल्स जनरेट होगी, नंबर बटन दबाएगा तो 2 पल्स जनरेट होगी, 3 पर 3 और 9 पर 9 और 0 पर 10 पल्स जनरेट होगी। तो ये क्या होती थी, पल्स जनरेट होती हैं। पल्स का वोल्टेज इतना कम होता है कि सेक्शन में नहीं जा सकता। इसके लिए 150 वोल्ट डीसी या 50 वोल्ट एसी की अलग से पावर सप्लाई देनी होती थी, जो इस पल्स को कैरी करके सेक्शन में ले जाए। उसमें दूसरी समस्या थी। उसमें समस्या क्या थी कि जब हाई वोल्टेज आप जनरेट करके सेक्शन में भेजोगे तो उसमें लॉस होता है। तो उसके लिए आपको जो रिपीटर आप बनाते हैं उस रिपीटर में एक कार्ड लगानी होती थी जिसका नाम था RIA कार्ड, रिंगिंग इम्पल्स एम्पलीफायर कार्ड। तो ये उसकी अपनी समस्या थी। समय समय पर वोल्टेज और करंट का एडजस्टमेंट करना पड़ता था, लेकिन ये सिस्टम भी बीच में बहुत लंबे समय तक चलाया गया, पुश बटन सेंडिंग सिस्टम। 17 इम्पल्स सिस्टम जो होता है, 17 इम्पल्स सिस्टम का जो मैक्सिमम स्टेशन कोड बनाए जा सकते थे वो थे 78 स्टेशन। मैक्सिमम 78 स्टेशन के कोड इसमें बनाए जा सकते थे। वो अलग बात है कि एक कंट्रोलर के पास में 78 स्टेशन नहीं देते हैं हम कंट्रोल करने के लिए, उसके पास में तो स्टेशन 25 या 30 ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाद में जो अगली टेक्नोलॉजी आई उसका हम अभी तक उपयोग में ला रहे हैं, डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी। टोन और फ्रिक्वेंसी पर्यायवाची शब्द हैं। टोन और फ्रिक्वेंसी एक ही शब्द है, दो अलग अलग नामों से इसका उपयोग इस शब्द में किया गया है DTMF में। डुअल टोन का मतलब हो गया 2 टोन, और मल्टी फ्रिक्वेंसी का मतलब हो गया 8 टोन। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ जो समझे हम DTMF का, वो ये है कि 8 टोन में से एक बटन दबाने पर 2 टोनें जाएंगी कोई सी। तो ये जो टोन ली गई या जो फ्रिक्वेंसी ली गई उसको लिया गया वॉइस बैंड से। वॉइस बैंड आपको मालूम है वॉइस फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 300 से 300 3400 हर्ट्ज रेंज है, जो हम हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको वॉइस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम जो उपकरण लगाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। हम इसको बोलते हैं 0 से 4000 हर्ट्ज। 300 से 3400 ना बोल करके क्या बोल देते हैं, 0 से 4000, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं 4 किलोहर्ट्ज।
कोई आपसे पूछे VF फ्रिक्वेंसी तो आप 4 किलोहर्ट्ज बोल देंगे, टेलीकॉम का बंदा होगा तो समझ जाएगा, कम्युनिकेशन का बंदा होगा तो समझ जाएगा कि भाई इसको पता है। एग्जैक्ट बोलोगे तो 300 से 3400, और कैलकुलेशन जो उपकरण के लिए हम करते हैं उसके लिए 4 किलोहर्ट्ज हम इसको बोल देते हैं वॉइस बैंड। तो ये जो डुअल टोन मल्टी फ्रिक्वेंसी में 8 फ्रिक्वेंसी ली गई। 8 क्यों ली गई? क्योंकि जो ये कीपैड था पुश बटन में उसमें 4 रो और 4 कॉलम होते थे, तो 4 रो के लिए 4 फ्रिक्वेंसी ली गई और 4 कॉलम के लिए 4 अलग फ्रिक्वेंसी ली गई। ये फ्रिक्वेंसी को इस तरह से सिलेक्ट किया गया कि 1000 से कम की जो रेंज है उसको रखा गया रो के लिए, और 1000 से ज़्यादा लेकिन 3400 से कम को रखा गया कॉलम के लिए। ये फ्रिक्वेंसी इस तरह से सिलेक्ट की गई कि आपका जो किन्हीं 2 फ्रिक्वेंसी को जोड़ें या किन्हीं 2 फ्रिक्वेंसी को घटाएं तो बाकी की 6 फ्रिक्वेंसी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से ये DTMF के जो मैट्रिक्स है इसकी फ्रिक्वेंसियों को सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं कि जब कभी कंट्रोलर कोई बटन दबाएगा, जैसे उसको एक कोड दबाना है जिसका स्टेशन मास्टर का कोड क्या है, 15 नंबर है, तो 15 नंबर कोड दबाना है तो होगा क्या, तो 15 नंबर कोड के लिए पहले 1 नंबर बटन दबाएगा। 1 नंबर में 2 फ्रिक्वेंसी अलॉट हैं, एक रो के लिए 697 है और कॉलम के लिए 1209 फ्रिक्वेंसी है। तो ये दोनों फ्रिक्वेंसी जुड़ेंगी नहीं, क्या होगा, 697 की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, किससे जनरेट होगी, इसके जो DTMF IC है, एनकोडर IC, उससे, और एक 1209 की फ्रिक्वेंसी भी जनरेट होगी, और ये फ्रिक्वेंसी दोनों साथ में जाएंगी, इनका जोड़ नहीं होगा। फिर एक 4 सेकंड का गैप रहेगा। 5 के लिए 2 फ्रिक्वेंसी हैं, रो 2 और कॉलम 2, 770 और 1336, तो ये भी इस तरह से जनरेट होगी और ये भी साथ में ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से DTMF मैट्रिक्स काम करता है। DTMF में हमें बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलते हैं पुराने सिस्टम के अपेक्षा, तो फ़ायदे की चर्चा कर लेते हैं हम। क्या है? पहला कि ये आप किसी भी तरह की केबल में बिना इंटरफेस के उपयोग में ला सकते हो। ओवरहेड में भी चलेगा, अंडरग्राउंड में भी चलेगा, OFC में भी चलेगा, माइक्रोवेव में भी चलेगा। इसमें आपको हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको इम्पल्स सिस्टम में चाहिए पड़ता था। ये बहुत ही कम वोल्टेज पे काम करता है और बहुत सिग्नलिंग इसकी फास्ट होती है। सिग्नलिंग ट्रांसमिशन इसका जो है वो बहुत फास्ट होता है, तो बहुत कम समय में, मिली सेकेंड में ही ये घंटी बजा देता है दूसरे जिसको भेजा गया है कोड। इसमें मैक्सिमम 99 स्टेशन के कोड बनाए जा सकते हैं। ये 99 स्टेशन जो हैं पुराने वाले में 78 ही होते थे, अभी 99 होते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ कि किसी भी कंट्रोलर को 99 स्टेशन नहीं कंट्रोल करने होते हैं। सभी कंट्रोलर जो होते हैं उनको 25 से 30 स्टेशन ही कंट्रोल करने होते हैं, और उनकी उनकी जो सेक्शन है वो सेपरेट होता है। तो 2 कंट्रोलर बैठे हुए हैं बाजू बाजू में, तो दोनों के पास में कोड रहेगा 01 से लेकर के मान लो 30 स्टेशन है 30 तक। दोनों जब अपने स्टेशन का कोड देंगे, मान लो किसी ने, दोनों कंट्रोलर ने एक साथ 05 दबाया, तो दोनों के स्टेशन अलग अलग हैं, चूंकि सेक्शन अलग अलग है, उनकी केबल अलग अलग है, तो इसलिए हमको ये कोड भी अलग अलग नहीं करने होते, हम सेम कोड दे सकते हैं। ठीक है, तो 99 बोलता है लेकिन 99 स्टेशन किसी एक कंट्रोलर के पास में अकेले नहीं होते हैं। फिर ये बोलता है मूविंग पार्ट नहीं होता, पहले वाले सिस्टम में था मूविंग। इसमें सॉलिड स्टेट होता है, IC की बनी होती हैं, तो IC के कारण क्या होता है, जगह कम लेता है, और वजन में हल्का होने के कारण इसको हम कैरी कर सकते हैं आसानी से, एक्सीडेंट साइट पर ले जा सकते हैं। इसमें हमें वोल्टेज करंट का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है रिपीटरों पर जा कर के, जैसा कि पिछले वाले में करना पड़ता था। ये एक तरह से हम बोले मेंटेनेंस फ्री टाइप का अरेंजमेंट है DTMF, इसमें हमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना होता है। लाइन में जो केबल जो हमने बिछाई है उसमें नॉइज़ आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, उसका सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पुअर लाइन कंडीशन में भी ये काम कर जाता है, लेकिन एक हद तक। केबल में पानी जा रहा है, लो इंसुलेशन हो रही है केबल, तो उसमें क्या होगा, आपकी आवाज़ मफल्ड हो जाएगी या वॉइस जो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर भी घंटी बजती रहेगी कुछ समय तक। लेकिन जैसे ही पूरी केबल आपकी लो इंसुलेशन हो गई तो घंटी जाना भी बंद हो जाएगी। तो ये तो 3 सिस्टम हमने पढ़े सिलेक्टिव कॉलिंग। चौथा भी आ गया है, चौथे का नाम है IP एड्रेसिंग सिस्टम। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अभी हम जो कंट्रोल टेलीफोन अब लगाएंगे आगे भविष्य में, तो वो किस तरह के होंगे, IP बेस्ड होंगे। उनमें हमें IP डिफाइन करनी होगी सभी कंट्रोल फ़ोन की,
और ये नेट कनेक्टिविटी के द्वारा हम कंट्रोलर को भी फैसिलिटी दे देंगे और स्टेशन मास्टरों को भी फैसिलिटी दे देंगे। तो वो नेट कनेक्टिविटी के द्वारा या हम बोलें लैन कनेक्टिविटी के द्वारा आपस में बातचीत कर पाएंगे। और भविष्य में संभव हुआ तो वीडियो कॉलिंग का भी फीचर, चूंकि आईपी है, आईपी बेस्ड है, तो वीडियो कॉलिंग का भी फीचर हम इसमें ऐड कर पाएंगे भविष्य में। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसका जो कंट्रोल सिस्टम है उसका नाम क्या है, VoIP बेस्ड ट्रेन कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम। उसकी भी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। DTMF काम कैसे करता है उसको हम यहाँ देखें, एक ब्लॉक डायग्राम में समझा रहे हैं। कीबोर्ड कंट्रोल के टेलीफोन पर होता है। कंट्रोलर क्या करता है, 2 डिजिट का कोड डायल करता है। 2 डिजिट का कोड ही हम सेक्शन में देते हैं। 2 डिजिट का कोड डायल करता है तो पहले वो पहला बटन दबाएगा कीबोर्ड पर। इसकी इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के अंदर जो एक डायलर आईसी लगी होती है वो सेंस करता है कौन सा बटन दबाया गया है। उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर को देती है। प्रोसेसर क्या करता है, उसको डिस्प्ले में दिखाता है कंट्रोलर को कि भाई आपने ये बटन दबाया। अब दूसरा बटन दबाने के बीच में 5 सेकंड से कम समय होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिजिट दबाने में 5 सेकंड से कम समय का अंतराल लगना चाहिए। यदि ज़्यादा अंतर हो गया, लो कि एक नंबर बटन दबाया फिर उसको 5 दबाना है और 6 सेकंड निकल गए, तो क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, एक नंबर को फ्लश कर देगा। फ्लश करने का मतलब हटा देगा। और 6 सेकंड के बाद में जो अगला नंबर आया 5, उसको वो पहली डिजिट मान करके फिर से 5 सेकंड वेट करेगा। तो वो वेट करने का मतलब क्या है, प्रोसेसर के अंदर एक काउंटर चालू हो जाता है 5 सेकंड का। तो वो 5 सेकंड में अगला नंबर आएगा नहीं, क्योंकि कंट्रोलर के हिसाब से तो उसने 2 बटन दबा दिए। तो वो क्या होगा, 5 को भी फ्लश कर देगा। और ऐसे केस में कई बार क्या होता है, कंट्रोलर सीधी घंटी बजा देता है टेस्ट रूम को कि भाई ये घंटी दे रहा हूँ, नहीं जा रही घंटी। तो ये कई बार ऐसी समस्या देखने को आती है। 5 सेकंड के अंतराल में दोनों बटन दबा देने चाहिए। अब मान लेते हैं दोनों बटन दबा दिए हैं 5 सेकंड में, तो डिस्प्ले में उसको दिख जाएगा कि एक और 5 दबाया। सीपीयू क्या करेगा, टोन जनरेटर आईसी जो होती है DTMF आईसी, उसको कमांड देगा कि भाई 1 नंबर और 5 नंबर के करस्पॉन्डिंग आप टोन जनरेट करके भेजें आगे। तो आगे जब भेजते हैं तो कहाँ जाता है, स्पीच और DTMF कंबाइनर जो सर्किट होता है उसमें जाता है। स्पीच कंबाइन हो रही है DTMF सिग्नल के साथ। स्पीच कहाँ, DTMF सिग्नल तो यहाँ से आ रहा है, स्पीच कहाँ से आ रही है, स्पीच आ रही है कंट्रोलर के माइक से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसपेयर रहेगा 4 वायर में, ट्रांसपेयर पे कंट्रोलर की आवाज़ भी जाएगी, साथ में मास्टर को घंटी देने के लिए जो सिग्नल भेजे जाएंगे DTMF सिग्नल, वो भी जाएंगे। पुराने जो टेक्नोलॉजी थी 17 इम्पल्स पुश बटन वाली, उसमें क्या होता था, कंट्रोलर एंड पर 6 तार होते थे। यहाँ पर कितने तार हैं, सिर्फ 4 तार हैं, 2 ट्रांस के 2 रिसीव के, लेकिन वहाँ पर 6 तार, मतलब एक और पेयर एक्स्ट्रा होता था। सिग्नलिंग पेयर को फैंटम बना करके सेक्शन में भेजा जाता था। सिग्नलिंग पेयर को फैंटम सर्किट बना करके सेक्शन में भेजा जाता था। वो खत्म टेक्नोलॉजी है तो उसकी हम चर्चा आगे नहीं करेंगे। हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं कि कंट्रोलर की आवाज़ और कंट्रोलर जो घंटी दे रहा है सिग्नल, उस सिग्नल को ट्रांस पेयर पे भेज रहे हैं। तो यहाँ एक समस्या हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है कि जो DTMF सिग्नल है वो भी वॉइस सिग्नल है, 300 से 3400 के बीच का फ्रिक्वेंसी है, और कंट्रोलर जो बोल रहा है वो भी 300 से 3400 का सिग्नल है। तो कभी ऐसा ना हो जाए कि कंट्रोलर के बोलने से घंटी बज जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए ही 2 टोन का इस्तेमाल किया जाता है घंटी देने के लिए। डुअल टोन जब हम शब्द बोलते हैं ना, डुअल टोन, तो ये 2 टोन का कॉम्बिनेशन इसलिए भेजा जाता है कि कहीं गलती से सिंगल टोन यदि हम रखें तो गलती से कंट्रोलर के मुंह से जो आवाज़ निकल रही है वो किसी स्टेशन की घंटी ना बजा दे। तो इसलिए 2 टोन का कॉन्सेप्ट है। एक ब्रेक करेंगे 5 मिनट का। 5 मिनट के ब्रेक के बाद में हम वापस, अभी 12:18 हो रहा है तो 12:25 पर हम वापस जुड़ते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। अच्छा ये दे नहीं पा रहा, 10 MB चल रहा है ना, 18 MB डाउनलोड स्पीड है। ऐप से नेटफ्लिक्स वाला कर
Netflix का restriction. P.dot वो भी गया कितना क्या क्या हुआ? एक सेकंड में लेके आना अब दम मारे ओ चल रहा है पर तो भला ये करते हैं क्या? प्यार से वो सुनेगा कोई? परी नहीं सुने थे प्यार से, वो तो चिकेगा नहीं बाहर है वाला। प्यार से नहीं सुना पर बनाए रहो क्या? प्यार से आपके नहीं बात लो। अब हम ही नहीं खाना नहीं, अभी 5 मिनट के ब्रेक एकदम 5 हम खाना मिलाए क्या है लोड दूध चढ़ेले तो चाय पत्ती हमरा डालम कितना देर लगता अगलो दाम बाहर लिया ते जा दिलवान नेट चालू करा टीवी का राम मनोहर जी, आपका स्पीकर ऑन कर लीजिए, आवाज आ रही है घर की। 50 तो है नहीं 40 है ना रे 8 एम 20 के बीपीएस आसपास डाउनलोड और अपलोड में 20 अपलोड में तो और 2.5 एमबीपीएस रहेगा। इसमें 4K लगा के देखें चलना चाहिए चलेगा ना फुल एचडी चलेगा 4K भी चलेगा 4K आधा सपोर्ट। ये नेट खींच रहा होगा आधा मम्मी भी खींची गई आप क्या खींचेगा सब 4K इसमें सपोर्टेड ही नहीं अरे हो तो भी दिखता कम है पर स्ट्रीम हो रहा है ठीक है फुल एचडी ही चला 1080p वो तो 1080 फुल करने से कोई बिना नेट के तो दिखता है आप बोले ना पाते चला खाली ऐसे कुणाल बच्चा पबजी खेलता है अमेरिका कौन से साइड से मेरे में है डाउनलोड करके अंदर भेज मेरे में सब पबजी है अब क्या डाउनलोड स्पीड चेक करना है आपको कोई फॉलो भी करके देखना है पानी करना है जितना एमबी होता है ये बस काट देना अनलिमिटेड अनलिमिटेड तो गूगल पे तो नहीं चलता पासवर्ड चेंज करने सिखा दिया रे वो
अरे ले आ जाए हम चीज बनाए चलो ना For pollution, chemical treatment, Imani 7 oils in one non-sticky hair oil. जिस तरह 7 कलर से बनता है रेनबो, इसमें है 7 ऑयल्स। हर बालों को बनाए अंदर से 20 times stronger और बाहर से all day set. Imani 7 oils in one hair oil, strong inside, set outside. ₹8 का शैम्पू। देखता हूँ कि अपनी क्या मुझे लगता है कि उस व्यक्ति में देश का एक बार मेरे को लगा इस व्यक्ति के जो पॉलिटिकल आदमी है क्या किए हैं इससे सवाल पूछते हैं कि भविष्य क्या है क्या नरेंद्र भाई के अंदर अब होगी हम जो कि आरी केबल बनाया गया। आरी केबल की विशेषता क्या है? लोडिंग पीवी केबल 4 क्वाड 6 क्वाड पे भी यदि चला रहे हैं और लोड कर रहे हैं 4 क्वाड को तो कन्वेंशन करें क्या होता है आपका लॉस कम होता है 0.5 dB। लोडिंग करने से क्या फायदा होता है? लोडिंग करने से फायदा है आपका जो रिपीटर है वो 40 किलोमीटर के अंतराल पर हम लगा पाते हैं। 40 किलोमीटर पर रिपीटर लगाएंगे। इक्वलाइजर एम्पलीफायर में लोड नहीं करते हैं, केबल को लोड नहीं करने का मतलब है लॉस को रिपीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो रिपीट फिर तीसरा सिस्टम है उसी पे चलाएंगे कंट्रोल, तो उसका नाम है CCEO, इसको हम पढ़ेंगे। और लास्ट है जो लेटेस्ट आया हुआ है VOI सिस्टम। एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। इसमें अभी जो डिवीजनों में हम ज़्यादा उपयोग में आने वाला कंट्रोल जो है वो सिस्टम जो चलाया जा रहा है CCEO चल रहा है, ज़्यादा हम कर लेंगे। और अभी लेटेस्ट में हमारे पास में कुछ डिवीजनों में इक्वलाइजर एम्पलीफायर भी चल रहा है। VOIP बेस्ड कंट्रोल जो है वो WR NWR में कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ बनारस डिवीजन प्रोजेक्ट के तहत इसको में धीरे धीरे लगेंगे। कन्वेंशनल सिस्टम खत्म हो गया है। आरी केबल अब चूंकि कहीं भी नहीं तो वहाँ इसको हम नहीं चला, लेकिन आरी केबल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे कि ये सिस्टम क्या था, इसके थे, और वैसा ही कुछ इक्वलाइजर एम्पलीफायर सिस्टम है। और ये थोड़ा सा अंतर है इनके उपकरणों में। पहला है कन्वेंशनल सिस्टम, इसका जो RDSO स्पेसिफिकेशन नंबर क्या है IRS TC 60/2007। आगे देखो यहाँ पे लिखा है 2007, लेकिन आरी केबल में हम चला रहे हैं। आरी आपको मालूम है 1975 से 75 के बीच में रेलवे में आया,
तो इसको आप दूसरे स्पेसिफिकेशन देखोगे ना, उस आपको डेट मिल जाएगी 76। तो ये 76 के लगभग स्पेसिफिकेशन बनाया गया होगा, लेकिन इसमें लास्ट अमेंडमेंट सुधार किया गया, वो 2007 में किया गया। इसमें जो उपकरण होते हैं वो क्या होते हैं? कंट्रोल ऑफिस उपकरण, बेस स्टेशन उपकरण, वीएफ रिपीटर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये जो सिस्टम है हम क्या करते हैं, चित्र के द्वारा आपको दिखाऊं है कंट्रोल डीआरएम ऑफिस में। डीआरएम ऑफिस से कनेक्टिविटी होती है आपके टेस्ट रूम में। टेस्ट रूम में हम एक एम्पलीफायर लगा देते हैं, और ये एम्पलीफायर के बाद में अगला एम्पलीफायर जो है वो रिपीटर स्टेशन पे होता है लगभग 40 किलोमीटर पर। फिर यहाँ से फिर अगले रिपीटर के बीच की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर होती है। और ऐसे हम सेक्शन में जाते हैं। ये एक लाइन जो है ये 4 वायर दिखा रही है, 4 वायर कंट्रोल है, और 40-40 किलोमीटर के अंतर पे आपके रिपीटर लगे हुए हैं। आपके 8-10 किलोमीटर पे आपको स्टेशन मिलते जाएंगे। तो स्टेशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप आरई एरिया में है। आरई एरिया में समस्या क्या है कि आपकी जो ओवरहेड टेक लाइन है 25 केवी की सप्लाई लेके जो जा रही है, उसके कारण हमारी अंडरग्राउंड केबल में इंड्यूस वोल्टेज आते हैं। उस इंड्यूस वोल्टेज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, केबल के जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आर्मर, स्क्रीनिंग और शीथ का उपयोग हम करते हैं। तो यह स्क्रीनिंग देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ वोल्टेज इंड्यूस का कॉपर वायर पे भी पहुंच जाता है। तो उसको हमें क्या करना होता है, आइसोलेट करना होता है। कॉपर वायर पे जो सिग्नल हमारा वॉइस सिग्नल जा रहा है वो वही जाए, और जो इंड्यूस वोल्टेज का प्रभाव है वो निगलिफाई करें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस सर्किट को आइसोलेट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो प्रत्येक स्टेशन है उस स्टेशन पे केबल हेड बना करके आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हम लगा देते हैं प्रत्येक स्टेशन पे। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इंड्यूस कुछ कॉपर वायर पहुंच गया है उसको हटा देते हैं। अब जो इंड्यूस वोल्टेज क्या करना होता है, उसके लिए केबल हेड पर हम अर्थिंग करते हैं, केबल अर्थिंग। उसमें हम क्या करते हैं, जो अर्थ इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसमें केबल का आर्मर, स्क्रीनिंग और शीथ को थ्रू कर देते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड पर। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट हम इधर देखते हैं नोट्स में। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 25 किलो वोल्ट एसी का जो ट्रैक्शन पावर चलता है लाइन पर, वो क्या करता है, वो हमारी टेलीकॉम केबल बोलो या कोई कंडक्टिंग होगी, उसमें 87.5 वोल्ट पर किलोमीटर इंड्यूस करता है। कितना? तो हमारी केबल में हमने प्रोटेक्शन किया हुआ है स्क्रीनिंग का। हमारे का जो पावर फैक्टर है, सॉरी स्क्रीनिंग फैक्टर होता है, वो कितना हो जाता है 0.1। तो 0.1 होने के कारण ये इंड्यूस वोल्टेज कम हो करके हो जाता है 8.75 वोल्ट पर किलोमीटर। ठीक है। अब 8.75 वोल्ट 1 किलोमीटर में इंड्यूस होगा, और बताया गया है कि 150 वोल्ट से ज़्यादा इंड्यूस वोल्टेज केबल पर नहीं आने चाहिए। यदि आते हैं तो वो जो मेंटेनेंस स्टाफ है उसके लिए खतरा हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि 150 वोल्ट इंड्यूस वोल्टेज ना आए तो हम इसके किलोमीटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? 150 डिवाइडेड बाई 8.75 करके। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 17.1 किलोमीटर। तो राउंड फिगर में इसको बोल दिया 17 किलोमीटर। ठीक है। इस होगा कि हम 17 किलोमीटर तक केबल, तो ये इंड्यूस वोल्टेज इकट्ठा होता जाएगा 8.75 स्टाफ के लिए खतरा कर सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको अर्थ करना होता है हमें। तो 17 किलोमीटर के पहले हमको केबल हट बनानी होती है। केबल हट की चर्चा हमने अभी करी। केबल हट में हम क्या करते हैं कि हम
अर्थ इलेक्ट्रोड लगा करके जो हमारी केबल है उसके आर्मर, स्क्रीनिंग और सीट को हम अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने से क्या होता है, जितना भी इंड्यूस वोल्टेज हमारे आर्मर पे सीट पर आया वो सभी ग्राउंड हो जाएगा और अगले सेक्शन के लिए केबल में जो वोल्टेज है, इंड्यूस वोल्टेज, वो जीरो करके फिर आगे चलेगा। फिर एक इंड्यूस वोल्टेज मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि हम OHG के पैरेलल में जा रहे हैं। अगली केबल 17 किलोमीटर के पहले बनानी होगी। जनरली देखें तो हमारा जो रेलवे ट्रैक पे जब हम स्टेशन देखते हैं तो 8 से 10 किलोमीटर पे ऑन एवरेज हमको केबल हट मिल जाती है। तो प्रत्येक केबल हट में हम क्या करते हैं, ये इंड्यूस वोल्टेज को अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन कुछ वोल्टेज जो है वो कॉपर वायर पर जाते हैं, कॉपर वायर पर ये वोल्टेज पहुंच जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर उन पर देना होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा होगा चित्र, मैं आपको एक चित्र दिखा देता हूं इसका। अभी जो 6 कॉर्ड केबल में हम जो रैकेम जॉइंट लगा रहे हैं, जिसको हम TSF जॉइंट भी बोलते हैं, उसमें इस तरह का एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है और मेटेलिक होता है ये। इसमें आप देखोगे रेटिंग लिखी होती है, जैसे ये लिखा है 1120/470। तो हम 3 तरह की केबल का उपयोग करते थे टेलीकॉम में, करते थे या करते हैं। जैसे एक केबल है आरी केबल, थे में आ गई, अब यूज़ नहीं करते हैं। कुछ सेक्शन में मेंटेन हो रही है अभी भी, लेकिन वो पेपर क्वाड होने के कारण उसमें समस्या ये रहती है कि पानी पी लेने से हमको मेंटेनेंस में ज़्यादा समय देना होता है। उसका अभी रेलवे परचेज भी नहीं कर रही है उस केबल को। तो जो सेक्शन में मेंटेन है वो अभी चला रहे हैं, लेकिन निकट भविष्य में 6 कॉर्ड से उसको रिप्लेस किया जाएगा या कर रहे होंगे। आरी केबल का जो इम्पिडेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वो 1120 होता है। 6 कॉर्ड केबल का 470 होता है और जो PIGF केबल या इंडोर में PVC केबल होती है उसका 600 ओम होता है। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हमको जब लगाने होते हैं तो हमको हमारी केबल का कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पता होना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर मैचिंग का ट्रांसफार्मर यूज कर पाए। 1120 साइड में आपको वो लोडेड केबल केबल आप जोड़ोगे, केबल 4 कॉर्ड या 6 कॉर्ड केबल, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर हमें सेक्शन में लगाने होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इमरजेंसी सॉकेट पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये ट्रांसफार्मर कितने हैं, 2 ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांस का एक रिसीव का। तो इसमें भी 2 ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, पहला और ये दूसरा। तो ये ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर लगाने सेक्शन में बोलो या कहीं हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की और केबल हट की। अब हम बात करें कंट्रोल ऑफिस उपकरण और वे स्टेशन उपकरण की। तो जो कंट्रोल ऑफिस का उपकरण होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कंट्रोलर पे के पास में कंसोल होना चाहिए। कंसोल का मतलब होता है उसका जो बॉक्स है जिसमें कीपैड बना हुआ है, HMT भी लगी हुई है, फिर स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। ये आपके वहाँ पे कंट्रोलर के कंसोल में हमें देने होते हैं। माइक्रोफोन और स्पीकर हमें इसको देना होता है, और ये सब काम करें उसके लिए हमें इसको अलग से एक पावर सप्लाई भी देनी होती है। पुराने समय में अलग से देते थे, नए CCO में हमको अलग से पावर सप्लाई नहीं देनी होती है। टेस्ट रूम के द्वारा पावर सप्लाई हम पहुंचाते हैं, टेस्ट रूम इक्विपमेंट के द्वारा। कंट्रोलर का उपकरण काम कैसे करता है, तो हमें क्या करना होता है कि कंट्रोलर को पहले बताना होता है कि उसके सेक्शन में जो स्टेशन मास्टर हैं उनको हमने क्या कोड दिया हुआ है। तो 2 डिजिट का हम कोड देते हैं। वे स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो उधर का जो टेलीफोन उपकरण है वे स्टेशन का, वहां पर डिप स्विच की सेटिंग के द्वारा या प्रोग्रामिंग के द्वारा हम कोड सेट कर देते हैं। ये कोड हमको इंचार्ज जो होते हैं वो बताते हैं कि भाई किस स्टेशन पर क्या कोड देना है। तो डिप स्विच में या प्रोग्राम स्टेशन पर जो कि हमें बताया गया है वहां पर हम प्रोग्राम कर देते हैं, सेट कर देते हैं, और कंट्रोलर को हम एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि भाई आपको ये स्टेशन को बुलाना है, तो ये 2 डिजिट का कोड दबाएंगे तो वो स्टेशन आपको कॉल हो जाएगा, आप उसको कॉल कर पाएंगे। अब ये स्टेशन मास्टर जब 2 डिजिट का कोड दबाता है तो उसको ये डिस्प्ले में भी देखने को मिलता है, 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले में। और ये 2 डिजिट का कोड जाता है सेक्शन में, चूंकि आपके सेक्शन में जो वे स्टेशन है वो कनेक्टेड है ओमनी बस में।
तो ये कोड प्रत्येक स्टेशन के पास में पहुंचता है। प्रत्येक स्टेशन का जो बेस स्टेशन उपकरण है उसके पास में डिकोडर होता है DTMF का, वो उसको DTMF सिग्नल को डिकोड करता है और क्या कोड आया उसको देखता है और उसको उसके पास क्या कोड सेट किया हुआ है पहले से उससे मैच कराता है। तो मान लो 30 स्टेशन है तो 30 स्टेशन में 15 नंबर को घंटी दी गई है तो 15 नंबर को छोड़ के बाकी 29 स्टेशन पर ये कोड मिसमैच हो जाएगा। डिकोडर में जो सिग्नल डिकोड हुआ और जो उनके पास सेट है वहां पर ये कोड मैच नहीं करेगा। तो ये 29 स्टेशन क्या करेंगे, इस कोड को फ्लश कर देंगे, भूल जाएंगे कि भाई ऐसा कोई कोड आया। ठीक है, लेकिन एक स्टेशन है जहाँ कोड मैच करेगा, जहाँ पर 15 सेट कर रखा है और 15 आया है। डिकोडर क्या करेगा, इनको मैच करेगा, मैच होते ही क्या करेगा, एक पल्स जनरेट करेगा और वो पल्स दे देगा बजर सर्किट को। बजर सर्किट बजने के लिए, घंटी बजने के लिए एक कंडीशन दे रखी है, कंडीशन है आपकी HMT क्रेडल पर होनी चाहिए। ठीक है, HMT क्रेडल पर होगी तो घंटी बजेगी। पुराने समय में ऐसे कंट्रोल टेलीफोन थे कि HMT क्रेडल पर ना हो तब भी घंटी बज जाती थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में कंट्रोल फोन हम देख रहे हैं उसमें क्रेडल पर बजेगी, ये शर्त है। पुराने समय में एक और फैसिलिटी कुछ कंपनी ने दी थी कि यदि HMT क्रेडल पर नहीं है तो एक LED होल्ड करवा देते थे वो, जिससे कि मास्टर जब कहीं बाहर अपने चैम्बर के बाहर है, ट्रेन पासिंग कर रहा है और लौट करके आए तो कंट्रोल फोन देखने पर LED जली हुई देख करके समझ जाएगा कि उसको घंटी आई है, घंटी दी गई है उसको। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसी फैसिलिटी हम नहीं दे रहे हैं। क्या है फैसिलिटी कि घंटी बजने के लिए क्रेडल पर HMT होनी चाहिए। HMT रखी हुई है क्रेडल पे, घंटी बज जाएगी तो घंटी बजेगी, इसकी सूचना हमें मास्टर को, कंट्रोलर को पहुंचानी है कि मास्टर के पास में घंटी बज गई। तो जो बजर सर्किट है, बजर बजने के बाद में एक पल्स जनरेट करता है और वो अगले सर्किट को देता है जिसका नाम है RBT सर्किट, रिंग बैक टोन सर्किट। तो जैसे ही रिंग बैक टोन सर्किट को पल्स मिलती है वो एक्टिवेट होता है और वो पल्स जनरेट करके रिसीव पेयर पर कंट्रोलर को पहुंचा देता है। कंट्रोलर RBT सुन करके ये सुनिश्चित कर लेता है कि भाई ये घंटी बज गई। यदि उसको घंटी नहीं आती है तो वो दोबारा तिबारा फिर ट्राई करता है और घंटी बजाता है। यदि उसको समस्या लगती है कि भाई नहीं बज रही है बार बार करने पे तो टेस्ट रूम को इन्फॉर्म करता है कि भाई इस स्टेशन को घंटी दे रहे हैं, उसकी HMT और उसकी RBT मेरे को नहीं मिल रही है। तो फिर टेस्ट रूम में जो टेक्नीशियन होते हैं वो चेक करते हैं, बात करते हैं स्टेशन मास्टर से ऑटो टेलीफोन पर या PNT फोन पर कि भाई आपका HMT क्रेडल पर है कि नहीं है। दो केस हो सकते हैं, HMT क्रेडल पे है घंटी नहीं बज रही तो इसका मतलब है कि कोई फेलियर है, या दूसरा केस हो सकता है कि HMT क्रेडल पे नहीं है तो मास्टर को बोल करके HMT को क्रेडल पे रखवाएगा और घंटी दे करके चेक करेगा। और यदि कोई फेलियर है तो सेक्शन वाले को पहुंचाएगा, मेंटेनेंस स्टाफ को, कि भाई जा करके फेलियर अटेंड करें। तो इस तरह से जो है कंट्रोलर की घंटी मास्टर तक पहुंचती है। वे स्टेशन उपकरण जब हम लगाते हैं तो वे स्टेशन उपकरण में हमको देना होता है कंट्रोल टेलीफोन। इस कंट्रोल टेलीफोन में आप देखोगे DTMF डिकोडर होगा, बजर होगा, स्पीच का एम्पलीफायर भी होगा और इसको चलाने के लिए पावर सप्लाई यूनिट रहेगी। स्टेशन उपकरण लगाए तो 12 वोल्ट DC पर काम करने वाले लगाए जाते हैं। उपकरण लगाए थे वो 12 वोल्ट DC पर काम करते थे, लेकिन OFC में जब हम आए और हमने CCO लगाया तो CCO के पीछे का कॉन्सेप्ट यही था कि आपको तरह तरह की DC पावर सप्लाई उपयोग में ना करनी पड़े। तरह तरह की का मतलब क्या है, हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, VF रिपीटर। तो जो आपका कन्वेंशनल रिपीटर होता था वो 24 वोल्ट DC पे काम करता था, इक्वलाइजर एम्पलीफायर जो है 12 वोल्ट DC पे काम करता था। कन्वेंशनल में रिपीटर पे 24 वोल्ट की सप्लाई देंगे और वे स्टेशन को 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो ये सोचा गया कि भाई जब आपने ऑप्टिकल केबल के लिए HDM DMUX लगा दिए हैं पर उनके लिए आपने 48 वोल्ट DC की पावर सप्लाई का अरेंजमेंट भी किया है, तो क्यों ना कंट्रोल को भी 48 वोल्ट DC से ही चलाया जाए और ये तरह तरह की जो पावर सप्लाई है उनका उपयोग बंद किया जाए। तो CCO में जो पावर सप्लाई है कंट्रोल फोन की वे स्टेशन की वो कितनी है, 48 वोल्ट DC। लेकिन इक्वलाइजर एम्पलीफायर जब हम देखते हैं तो 12 वोल्ट की सप्लाई पर काम करता है। कन्वेंशनल रिपीटर जो हम बोलते हैं VF रिपीटर, तो VF रिपीटर में अलग अलग तरह के मॉड्यूल उपयोग में लाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो सेक्शन में लॉस क्रिएट हुआ है कॉपर केबल पे, उस लॉस को
कंपनसेट करना। जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया था पीछे, चलिए फिर से बनाते हैं। कहाँ गया? रिपीटर की हम बात कर रहे हैं, रिपीटर का चित्र यहाँ बना लेते हैं हम। आपने टेस्ट रूम से रिपीटर लगाया हुआ है, टेस्ट रूम में एम्पलीफायर लगा हुआ है आपका, कंट्रोलर से आवाज़ आ रही है जो, वो उसको हम यहाँ एम्पलीफाई कर रहे हैं और एम्पलीफाई हम भेज दे रहे हैं। 40 किलोमीटर के बाद में हम दूसरा एक रिपीटर लगा रहे हैं। कितने? 40 किलोमीटर है। पहले लोडेड केबल है, लोडेड केबल का लॉस कितना होता है? 0.25 dB 1 किलोमीटर का। तो 40 किलोमीटर पे कितना लॉस हो जाएगा? 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो 10 dB का सेक्शन बनेगा आपका। आइडियल कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं, आपका सेक्शन का लॉस कितना हो जाएगा? 10 dB। ठीक है ना। आप रिपीटर के पहले यहाँ पर आपने एम्पलीफायर लगाया हुआ है, तो एम्पलीफायर के पहले ये लॉस को चेक करेंगे। आइडियल केस में लॉस कितना है? -10 dB। तो आप क्या करेंगे? टेस्ट रूम से ट्रांसफेयर पर 0 dB फीड करेंगे और यहाँ ट्रांसफेयर पर रिपीटर के एम्पलीफायर के पहले चेक करेंगे, आपको लॉस मिलेगा कुछ। उस लॉस को आप कंपनसेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? एम्पलीफायर की गेन को सेट कर देंगे +10 dB। +10 dB सेट करेंगे, -10 dB थ्रू करेंगे, एम्पलीफायर को सिग्नल जाएगा और आउटपुट में आपको कितना मिलेगा? 0 dB, उतना ही सिग्नल जो कि आप आउट कर रहे थे टेस्ट रूम से। तो 0 dB से सिग्नल निकला, सेक्शन में लॉस हुआ, एम्पलीफाई किया, लॉस को कंपनसेट करके अगले सेक्शन में भेज दिया। अगले सेक्शन में कुछ लॉस मिलेगा आपको, -8, -9, -11, उसको कंपनसेट करेंगे। ऐसे आप सेक्शन में जाते जाएंगे आखिरी स्टेशन तक, आखिरी रिपीटर तक। फिर उस आखिरी रिपीटर से आप क्या करेंगे? उल्टी डायरेक्शन में रिसीव पेयर पर सिग्नल भेजेंगे। कितना सिग्नल भेजेंगे? 0 dB। ये सिग्नल लॉस होगा, बीच में कोई रिपीटर आएगा, वहां पर हम इस लॉस को कंपनसेट करेंगे और ऐसे चलते जाएंगे हेडक्वार्टर तक। ये प्रक्रिया को बोलते हैं लेवलिंग। आप क्या करते हैं? आप साल में एक बार एम्पलीफायर में ये जो गेन एडजस्टमेंट इसको हम बोलते हैं, हम साल में एक बार गेन एडजस्ट करते हैं। आइडियल कंडीशन जब पहली बार सेक्शन में केबल डाली है, पहला रिपीटर लगाया है, तो उस टाइम पे तो हमको आइडियल कंडीशन मिलती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपके मल्टीपल केबल कट होते हैं और जॉइंट लगता है, सेक्शन में कुछ लॉस बढ़ जाता है उसके कारण, तो आपको साल में एक बार ये प्रक्रिया करनी पड़ती है। इसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग करना है, इसको बोलते हैं रिपीटर की गेन सेट करना। तो ये गेन सेट करने के लिए आपको मॉड्यूल मिलते हैं। ये मॉड्यूल अलग अलग तरह के होते हैं। एक मॉड्यूल है जिसका नाम है VFR मॉड्यूल। इसमें 2 VF एम्पलीफायर होते हैं, एक ट्रांस के लिए और एक रिसीव के लिए। ठीक है, 2 एम्पलीफायर रहेंगे। ट्रांस के लिए एम्पलीफायर, इसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? कंट्रोलर से दूर की तरफ। और रिसीव का एम्पलीफायर होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? कंट्रोलर की तरफ। दूसरा है VFL मॉड्यूल। VF एम्पलीफायर भी रहेगा प्लस एक लीक एम्पलीफायर भी रहेगा। अब ये लीक एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हम पीछे ओमनीबस पढ़ करके आए हैं, है ना। ओमनीबस अरेंजमेंट हमने एक पढ़ा, चित्र देखा था। तो उसमें हमने क्या किया है कि 2 तार दौड़ाए हैं हमने, एक ट्रांस का पेयर हमने उसको नाम दिया है और एक हमने रिसीव का पेयर नाम दिया है। और हमने बोला है कि हमने इसको ओमनीबस में हमने वे स्टेशन को जोड़ा हुआ है। तो वे स्टेशन पे मैंने आपको एक शब्द यूज किया था जब अभी आगे चर्चा की थी, उसको हमने क्या बोला था? टैपिंग करना। तो हमने क्या किया? ट्रांस पेयर और रिसीव पेयर से टैपिंग उठाई और वे स्टेशन के लोकल इक्विपमेंट में हमने इसको टैपिंग को थ्रू कर दिया। अब यहाँ पर कंट्रोलर के एंड पर आपने क्या लगा रखा है? यहाँ पर आपने लगा रखा है स्पीकर। और यहाँ पर आपने ट्रांस के पेयर पे क्या लगा रखा है? यहाँ पे आपने लगा रखा है माइक। ट्रांस के पेयर पे कंट्रोलर की आवाज जा रही है, रिसीव के पेयर पे कंट्रोलर को मास्टर की आवाज आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पेयर पे जो आवाज जाएगी वो मास्टर की जाएगी। ये कनेक्टेड है, ये वाला पेयर, तो ये आपका स्टेशन का ट्रांस कहलाएगा। ऐसे एक और हम वे स्टेशन का ले लेते हैं, लेकिन अभी हम सिंगल वायर से दिखा देते हैं टैपिंग को। एक और ले लेते हैं। ये हमने वे स्टेशन पे टेलीफोन जोड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक समस्या हमको देखने को मिलती है। वो समस्या क्या है कि जब कभी मास्टर बोलेगा तो उसकी आवाज़
रिसीव पेयर पे जाएगी, कहाँ जाएगी, स्पीकर पे जाएगी जो कि लगा हुआ है कंट्रोलर की डेस्क पर। लेकिन जो बीच के स्टेशन है, चूंकि पैरेलल में कनेक्शन है, उनको भी ये आवाज़ जाएगी, लेकिन ये आवाज़ कहाँ पहुँचेगी, ये आवाज़ पहुँचेगी वे स्टेशन मास्टर के ट्रांस पर। ट्रांस मतलब क्या हो गया, माइक। माइक का काम क्या है, माइक का काम है ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। लेकिन ये आवाज़ जब यहाँ पहुँचेगी तो ये माइक जो है, ट्रांसमीटर जो है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मास्टर कुछ बातचीत कर रहा है, उसी दौरान बीच का कोई मास्टर HMT उठाता है तो उसको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऐसा हम नहीं चाहते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लीक का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। अब ये थोड़ा सा यहाँ विसंगति है बोलने में, नाम इसी तरह से दिया है। बोल रहे हैं लीक, है ना, लीक करेंगे। लीक का मतलब क्या होता है, छोटी मात्रा में सिग्नल को देना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इसकी आवाज़ आ रही है रिसीवर की, मास्टर जो बैठे हुए हैं, इनकी आवाज़ को हम लीक करेंगे। किस पर लीक करेंगे, ट्रांसपेयर पे लीक करेंगे हम। लीक एम्पलीफायर, नाम है एम्पलीफायर, लेकिन इसका काम है अटेन्यूएटर का। तो इसमें हम क्या करते हैं, गेन सेट करते हैं -20 dB। अब माइनस शब्द लगा है, इसका मतलब है लॉस, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि रिसीव पेयर पर मास्टरों की आवाज़ जा रही है, वो फुल जाएगी स्पीकर तक। ट्रांसपेयर पे सिर्फ कंट्रोलर की आवाज़ जानी चाहिए, वो जा रही है पूरी फुल 100%, लेकिन हम -20 dB का गेन दे करके। अब ये गेन शब्द भी एक विसंगति है, क्योंकि लॉस है, तो हम एक्चुअली में शब्द होना चाहिए था अटेन्यूएट कर रहे हैं हम मास्टर की आवाज़ को अटेन्यूएट करके। लेकिन ऐसा लिटरेचर में इसी तरह से दिया हुआ है कि लीक एम्पलीफायर में -20 dB की गेन सेट करेंगे और उतनी गेन दे करके हम इस सिग्नल को लीक कर देंगे ट्रांसपेयर पे, जिसमें मैक्सिमम वॉइस 100% वॉइस तो कंट्रोलर की रहेगी, लेकिन कुछ वॉइस आपके स्टेशन मास्टर की भी पहुंच जाएगी, जो कि प्रत्येक स्टेशन पर स्टेशन के रिसीव को मिल जाएगा। अब क्या स्थिति होगी कि जो एक मास्टर बातचीत कर रहा है, उस बातचीत को इस लीक के कारण बीच के और बाद के जितने भी स्टेशन मास्टर हैं वो सुन पाएंगे। तो ये लीक का कॉन्सेप्ट है। लीक हमें कहाँ देना होता है, कंट्रोल सर्किट पे हमें लीक देना होता है। उसके लिए कौन सी कार्ड लगाई जाएगी, VFL मॉड्यूल इसमें लगाया जाएगा। 2 VF एम्पलीफायर रहेंगे, ट्रांस के और रिसीव के, और एक लीक एम्पलीफायर होगा। ठीक है, इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट बताए गए। एक कॉन्सेप्ट बताया कि सिर्फ टेस्ट रूम के जो रिपीटर है उसमें लगाएंगे लीक। एक कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि उसमें अल्टरनेट स्टेशन पर लीक एम्पलीफायर लगाया जाएगा। खैर ये टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। हमने मोटा मोटा समझ लिया कि कंट्रोलर का उपकरण होगा, 40-40 किलोमीटर पे रिपीटर होंगे, और आपके वे स्टेशन पर आपके कंट्रोल के टेलीफोन होंगे। तो हमने मोटा मोटी ये जो है कन्वेंशनल पढ़ लिए। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट में चल रहे हैं वो क्या है, इक्वलाइजर एम्पलीफायर है और CCO है। ये हम इनको थोड़ा थॉरोली पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी जो पढ़ाई हमने की उसमें कोई आपको लगता है कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। सर इसकी PDF भी डाल देना सर। हाँ, ये PDF मिल जाएगा आपको। ये DB लॉस क्या हुआ सर, DB लॉस इंग्लिश दोनों डाल देना, आपके पास दोनों है। हाँ जी, DB लॉस क्या चीज़ है, जब हम मेजरमेंट करते हैं पावर वॉइस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जो भेज रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट हम dB में करते हैं, डेसिबल इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली में क्या है, 2 पावर का रेशियो है, P1/P2 लॉगरिथमिक वैल्यू में होता है। और इसमें P1 जो है वो पावर जो हम भेज रहे हैं, और P2 जो है रेफरेंस पावर कहलाती है। 0 dB का मतलब यदि हम बोलें कि हमने बोला जैसे 0 dB, तो इसका मतलब है कि हम ऐसी पावर मेजर कर रहे हैं जो रेफरेंस है 1 वाट, और जो पावर मेजर हो रही है वो भी है 1 वाट, 1/1, है ना। 1 वाट की पावर को 1 वाट की पावर को 1 वाट के रेफरेंस पर हम चेक कर रहे हैं। कहीं कहीं आपको पढ़ने में आएगा dBm, ना, स्मॉल m लगा देते हैं dB के आगे, कहीं कहीं आपको ये भी पढ़ने में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये पावर जो आपने रेफरेंस ली है वो कितनी ली है, 1 मिलीवाट। 1 मिलीवाट 1 मिलीवाट पावर पर 1 मिलीवाट पावर को चेक कर रहे हो, तो आपका जो रेशियो कैलकुलेट होके आएगा लॉगरिथमिक में, कितना हो जाएगा, 0 dBm। क्लियर है? मतलब अगर जैसे बड़ा है तो 2 हुआ तो उसमें 1 हो जाएगा। जैसे 3 dB है, जैसे 3 dBm है मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए,
3 dBm है ना। हाँ 3 dBm का मतलब होता है कि आपकी रेफरेंस तो है 1 3 मिलीवॉट, मिलीवोल्ट है ना। क्या और 3 3 हाँ 1 मिलीवोल्ट 1 मिलीवॉट तो आपकी रेफरेंस हो गई, लेकिन आप बराबर। मेजर कर रहे हो 2 मिलीवॉट। कितना मेजर हाँ कर रहे हो? 2 मिलीवॉट। 2 पावर मिलीवोल्ट जब डबल होती है तो डीबी में पावर 3 गुना हो जाती है, +3, 3 गुना नहीं बोलेंगे, +3 हो जाती है। तो प्लस ठीक है। अब 2 का 4 कर दोगे, 4 मिलीवॉट 1 मिलीवॉट से नापोगे तो अच्छा यहाँ 6 dBm आ जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे डबल होगी, मिलीवॉट में वॉट में डबल होगी, लेकिन डीबीएम में 3 3 3 3 जुड़ते जाएंगे। अच्छा 3 जुड़ते हैं। हाँ अच्छा +3। ऐसे ही आधे करोगे आप कि 1 मिलीवॉट है और आधा कर दो 0.5 तो ये -3 हो जाएगा, और आधा कर दो तो ये -6 हो जाएगा। तो 3 dB में वो डबल होती है पावर, और 3 dB कम माइनस करोगे तो आधी होती है पावर। आधी होती है। मतलब इतना हाँ। जोड़ करना पड़ता है। पावर तो इतने मेजरमेंट जो है वॉइस इतने का, सिग्नल का, डीबी में करते हैं हम। और कोई बराबर। क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें सेशन। अगली क्लास आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी इंफॉर्मेशन, तो इसको हम यहीं क्लोज कर देते हैं। और कल हम